वेलकम टू एवरीवन। ये आरएमटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में जितने भी शिक्षक हैं उनको आज टीचर ट्रेनिंग हम लोग देने वाले हैं, जिसमें उनको बेसिक कंसेप्ट जो होता है टीचिंग कैसे करते हैं या फिर क्लासरूम की बिहेवियर कैसे होनी चाहिए या हम एक पेरेंट्स से कैसे इंटरेक्ट होंगे, इन सब बातों पे हम लोग चर्चा करेंगे। कुछ आपसे भी फीडबैक लेंगे और आपको बेसिक स्किल्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जो ऑब्जेक्टिव है ये टीचर ट्रेनिंग का, इसमें यह है कि आप क्लासरूम में कैसे एक्टिव रहें, कैसे मैनेज करें पूरे क्लास को इफेक्टिवली, पूरा क्लासरूम हो एनर्जेटिक हो और बच्चे जो है आपसे कैसे जुड़े रहें पूरे क्लास में। 30 या 35 मिनट की जो भी पीरियड होती है उसमें आपसे जो बच्चे हैं इफेक्टिवली कैसे जुड़े रहेंगे, उसको हम लोग मैनेजमेंट ऑफ क्लास कहेंगे। ठीक है। दूसरा जो है बच्चों को इंगेज करके रखना है, कमजोर बच्चों पे ज्यादा ध्यान देना है, इन सब चीजों की चर्चा करेंगे। क्लास की डिसिप्लिन कॉम्प्रोमाइज ना हो, क्योंकि होता क्या है कि क्लास में जब टीचर पढ़ाते हैं, छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं तो किसी पर्टिकुलर बच्चे पर ध्यान दे तो दूसरे बच्चे जो है बाहर से निकल जाते हैं, क्लासरूम के बाहर निकल जाते हैं, इसमें भी बहुत समस्या होती है। तो उसको मैनेज करना, उनको फिर बैठाना, क्योंकि उतने समझदार बच्चे होते नहीं है, एक बार आपकी बात सुनते नहीं है, क्योंकि आजकल वैसे ही बच्चे बहुत मनचले हो गए। ठीक है। क्योंकि पेरेंट्स ही उनको डिसिप्लिन नहीं सिखाते हैं, जिसके कारण समस्या ज्यादा होती है। इन सब चीजों को कैसे मैनेज करेंगे इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम लोग बेहतर परिणाम मतलब बेटर रिजल्ट कैसे करें, उन्हीं बच्चों को जो याद करना नहीं चाहते वो भी कैसे अच्छे से याद करें, इसमें हम कैसे उनको प्रेरित कर सकते हैं। क्योंकि ओल्ड मेथड्स जो है पढ़ाने के कि बच्चों को पीट करके, डांट करके, समझा करके जबरदस्ती याद कराना, वो जमाना खत्म हो चुका। अब हम लोग उस पर कार्य नहीं कर सकते या फिर हम किसी भी विद्यार्थी को वैसे पुश नहीं कर सकते। हमें स्किल्ड वे में काम करना पड़ेगा, हमें उन्हें मैनिपुलेट करना पड़ेगा, हमें उनको इंकरेज करना पड़ेगा कि आप बहुत बेहतर कर रहे हो और इससे और बेहतर करना है तो आपको ये याद करना पड़ेगा। ठीक है। तो चीजें पूरी बदल चुकी हैं, पूरी एजुकेशन सिस्टम ही बदल गया है, तो हमें जो है इस तरह से जो है इसमें बहुत सारी चीजों के ऊपर ध्यान देकर काम करना है। साथ ही साथ हम इम्प्रूव कम्युनिकेशन कैसे करेंगे पेरेंट्स से, क्योंकि पेरेंट्स के साथ भी आपको उतना ही कनेक्ट होना है, क्योंकि पेरेंट ही आपको हेल्प करेगा बच्चों को पढ़ाना, क्योंकि बच्चों के बिहेवियर आपको क्लियरली पता नहीं होता है। नए सेशन जब बच्चे आते हैं तो एग्जैक्टली बिहेवियर क्या होती है वो आपको समझ में नहीं आता है, तो उनको अच्छे से समझने के लिए आपको उनके पेरेंट्स से भी कम्युनिकेट करना पड़ेगा। अगर आजकल कोई टीचर चाहता है कि नहीं मैं पर्टिकुलर पेरेंट को कॉल नहीं करूंगी या पर्टिकुलर पेरेंट से कनेक्ट नहीं होंगी, अगर आपको पढ़ाना है तो आपको पेरेंट्स से भी जुड़ के रहना पड़ेगा, क्योंकि पेरेंट सेटिस्फैक्शन भी चाहिए और साथ साथ स्टूडेंट इंप्रूवमेंट भी चाहिए। क्योंकि आपको स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से क्या फोर्स किया जाता है कि मुझे रिजल्ट चाहिए। अगर आप पढ़ा रहे हो ये आपकी जिम्मेदारी है बच्चे रिजल्ट करें, और आप क्लास में जाते हो तो क्या होता है बच्चे आपकी बात नहीं सुनते, तो फिर यहाँ पे बहुत सारा समस्या हो जाता है। तो हम लोग इन सारी समस्याओं के ऊपर बात करेंगे और इसके ऊपर हम लोग एक्टिवली थोड़ा सा ध्यान देंगे कैसे हम लोग इंप्रूव कर सकते हैं। यहाँ देखेंगे सबसे पहले एक शिक्षक, हम लोग क्या चाहते हैं बेहतर टीचर बने। बेहतर टीचर मतलब हम महान बने, है ना, ताकि हमारा नाम हो, सिस्टम के अंदर नाम हो, लोग हमारी तारीफ करें, सिस्टम से बाहर भी नाम हो। क्योंकि आजकल जो है ग्लोबलाइजेशन हो गई है, डिजिटल टीचिंग हो गया है, आपकी टीचिंग की क्लिप्स सोशल नेटवर्क पे होता है, यूट्यूब पे होता है, वहां से लोग आपको देखते हैं। ग्रेट टीचर क्या होता है, अच्छा पढ़ना है तो उसके लिए आपको उसके ऊपर मेहनत भी करना पड़ेगा, आपको दूसरे टीचर से सीखना पड़ेगा। अभी तो ग्लोबल टीचर्स है हमारे पास, केवल इंडिया के ही नहीं, हमें विदेशों के भी टीचर जो है यूट्यूब पे वीडियो डालते हैं, हम उससे भी बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। जैसे मैं खुद अपने जो टीचर ग्रुप है उसमें मैं शेयर करता हूँ कि ये देखो टीचर ने क्लास में कैसे बच्चों को इंगेज करके रखा हुआ है। इससे क्या होता है कि आप उन सब चीजों को सीखोगे और आप में एक अच्छा इंप्रूवमेंटल वर्क होगा। एक टीचर सेल्फ इनहेंस जब करेगा तो बच्चों को भी उस तरीके से सिखा सकता है। जब तक उसमें सेल्फ इनहेंसमेंट नहीं आएगी तब तक वो कोई इंप्रूवमेंटल वर्क नहीं कर पाएगा। अगर वो ये जाने कि मैं जो सीख चुका हूँ या सीख चुकी हूँ उसी को मैं कंटिन्यूटी के साथ पूरी जीवन फॉलो करके एक अच्छा टीचर बने रहूंगा या रहूंगी, ये बहुत ही मुश्किल है। मैं खुद आज 14 साल टीचिंग हो गया, मैं खुद डेली सीखता हूँ, डेली कुछ ना कुछ करने का प्रयास करता हूँ। आप उस चीजों को देखते ही होंगे कि मैं उसके ऊपर कार्य करके आपको भी उसके लिए पुश करता हूँ। ठीक है। तभी हम लोग देखेंगे कुछ पॉइंट्स को कि सब्जेक्ट नॉलेज होनी चाहिए अगर आपको बेहतर टीचर बनना है। जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ाते हो तो सब्जेक्ट की कंटेंट आपको पहले से पता होना चाहिए कि हमें क्लास में जाने के बाद बच्चों के सामने रीड करके ना पढ़ाएं। जब आप खुद रीड करोगे तो उसमें आपकी दिमाग जो होगी वो प्रोसेसिंग करेगा, उस चीज को समझने का प्रयास करेगा। जब आप खुद समझ रहे होगे उस दौरान आप अच्छा टीचिंग नहीं कर सकते, क्योंकि आप बच्चे को खुल करके नहीं बता पाओगे, सब्जेक्ट के कंटेंट को नहीं समझा पाओगे। सब्जेक्ट कंटेंट को समझना होगा पहले, तभी समझा पाओगे। इसलिए लेसन प्लान किया जाता है, क्या पढ़ाना है 35 मिनट के ड्यूरेशन में, क्या आपको सिस्टमेटिकली अरेंज करना है, 5 मिनट के अंदर क्या करना है, क्लास को कैसे इंट्रोड्यूस करना है, टॉपिक कैसे पढ़ाना है, होमवर्क कैसे देना है, इन सब की पहले प्लानिंग होती है। तो प्लानिंग जो टीचर नहीं कर पाता उसकी क्लास इफेक्टिव नहीं होती।
वो एक दिन 2 दिन 3 दिन सिस्टम में काम करेगा, चौथे दिन सिस्टम उसको डांट लगा देगा, है ना। अगला जो पॉइंट है वो है समय। सबसे पहले पंक्चुअलिटी ऑफ द टीचर। टीचर पंक्चुअल यहां से होता है, टीचर पंक्चुअल यहां से नहीं होता। ये अगर देख अगर कोई टीचर सोचे कि मैं पंक्चुअल हो जाऊं, मतलब घड़ी देख करके तो हमेशा लेट होगा। क्यों? 5 मिनट तो है, अच्छा अभी 10 मिनट और है, पहुंच जाएंगे। लेकिन समय किसी का नहीं होता, ना ही वो उसके कंट्रोल में होता है। तो आपको पंक्चुअल यहां से होना है कि आई हैव टू बी ऑन टाइम, मुझे समय पर ही होना है। तो समय पर जिसको होना होता है वो पहले निकलता है, पहले अपने क्लासरूम में पहुंचे। जैसे बेल लगा, बेल लगते आप पहले से तैयारी में रहोगे कि मेरी अब बेल लगने वाली है, मुझे अगले क्लास में रीच करना है। ये नहीं कि बेल लगी तो आपका लेसन खत्म नहीं हुआ, तो आप अगले टीचर का भी क्लास लेट करोगे, 5 मिनट 10 मिनट उसका भी क्लास लेट करोगे, फिर वो इंतजार करेगा, फिर वैसे ही डेली बेसिस पे होता रहेगा। इससे इंपैक्टफुल क्लास नहीं होगी, क्योंकि आप खुद रस में होगे, हड़बड़ाहट में होगे, जाते जाते क्लास में 10-15 मिनट आपको सेटल करने में लग जाएगा। जब 10-15 मिनट सेटल करने में लग जाए तो आप बच्चों को क्या पढ़ाओगे, है ना। फिर किसी का डायरी चेक करना, किसी को होमवर्क देना, किसी को होमवर्क चेक करना, फिर ये सारे उठपटांग कामें होंगी, फिर उठपटांग कॉपी चेक होगा, फिर उसके ही रिजल्ट जो होंगे उठपटांग आते हैं, फिर आपको डांट पड़ती है या सिस्टम आपको सस्पेंड करने का प्रयास करता है। सारी चीजें ऐसे ही चलती है, इसलिए पहले से आप उसको प्लांट में करो। 35 मिनट का पीरियड है तो 30 मिनट में काम को क्लियर करो। 5वां मिनट जो है आप उस चीज को देखो कि जो छोटा मोटा काम है वो, और बेल लगने का भी समय आपको पता होना चाहिए, है ना। घड़ी समय की पाबंदी ये जहन में होनी चाहिए। जब तक ये नहीं होगा तब तक आप उसके ऊपर कार्य नहीं कर पाओगे, ठीक है। अगला जो पॉइंट हम लोग देखेंगे, सकारात्मक सोच, पॉजिटिव एटीट्यूड इन द क्लास। बच्चा कमजोर हो, बच्चा पढ़ने में अच्छा हो, तेज हो, ये आपकी मानसिकता नहीं होनी चाहिए। आपकी जो मानसिकता होनी चाहिए कि मेरा जो कमजोर विद्यार्थी है वो भी उस जो तेज विद्यार्थी, एक्सीलेंट स्टूडेंट है, उसके बराबर में कैसे है, कैसे हम उसको वहां तक लेके आए। उसको लिखने नहीं आ रहा है, थोड़ा सा आपको मदद करना पड़ेगा, पुश करना पड़ेगा, उसको इंकरेज करना पड़ेगा। देखो तुमने थोड़ा सा प्रयास किया, इतना अच्छा लिख लिया, और प्रयास करो, और प्रयास करो, मोटिवेट करो। अगर आप उसको थप्पा मारोगे, तुमसे नहीं लिखा जा रहा है, तुम नहीं कर पा रहे हो, तो वो डर जाएगा, वो करना भी चाहेगा तो नहीं कर पाएगा। क्योंकि आजकल के बच्चे बहुत पैम्पर्ड होते हैं, आजकल बच्चे पहले से रफ एंड टफ नहीं होते, क्योंकि घर में पेरेंट्स को पीटता नहीं है, घर में पेरेंट्स को पुश नहीं करता है, डांटता नहीं, क्यों प्यार और कुछ करता है, तो इसको वो आदत होती है। और अचानक स्कूल में आने के बाद अगर टीचर के साथ हार्शली बिहेव करे, अच्छा से उसको टीचिंग ना करे, इससे कारण क्या होगा, बच्चा स्कूल आने से भी भागेगा, स्कूल के टाइम में रोना शुरू करेगा, छुप जाएगा, बहुत परेशानी होगी, फिर 10 दिन आपसे दूर हो जाएगा। जब 10 दिन दूर हो जाएगा तो फिर आपको और मेहनत करना पड़ेगा, ये 10 दिन की पढ़ाई आपको फिर सिखाना है। इसलिए आप पहले से ही बच्चों को उस सर्कमस्टांसेस में ढालो, वैसे इन्वायरमेंट में, और आप उसके साथ वैसे ही बिहेव करो ताकि उसको अच्छा लगे, उसको ऐसा लगे कि नहीं मेरी टीचर आज मुझे सिखाने वाली है। तो पेरेंट्स से जाकर वो कहेंगे कि मेरी वो टीचर बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा पढ़ाती है। लेकिन आप अगर थोड़ा सा भी उसके साथ रूड हो गए, तो रूड होने के बाद जो है आप समझ सकते हो कि बच्चे आपसे इतना भागेंगे कि वापस आना नहीं चाहेंगे, ठीक है ना। तो दूसरा, सबसे पहला चीज, आजकल के नए टीचर्स जो यंग टीचर्स हैं उसमें पेशेंस नहीं। ओल्ड टीचर मेथोडोलॉजी में टीचर के पास बहुत पेशेंस होता था, लेकिन आज के बच्चों में नए जो टीचर हैं जितने भी हम देख रहे हैं कि वो पेशेंस नहीं, और पेशेंस नहीं होने के कारण वो बहुत जल्दी ही हार मान लेते हैं, मुझसे ये नहीं होगा, मैं ऐसी ही हूँ, मैं वैसा ही हूँ, मैं क्यों करूं। बेटा जब तक आप करोगे नहीं, आप कंपटीशन से बाहर हो जाओ, क्योंकि इजी गोइंग हर चीज नहीं होता। आप बोर्ड्स में इजी गोइंग करके आज जैसे तैसे नंबर आ रहा है, बच्चों को लगता है ठीक है एक्सेप्टेड है, पास किया ना, बस आज ये बातें होगी, पास किया ना, आज अचीवमेंट की बातें नहीं हो रही, क्योंकि पेरेंट्स भी ओके ओके ठीक है बेटा चल आगे बढ़ो। लेकिन अचीवमेंट तब मिलेगा जब आप जाकर के एक सर्टेन हाइट पे पहुंच करके उस समय अचीवमेंट खोजोगे, तो आदत ही नहीं अचीवमेंट पाने की, इसलिए आप फिर उस सिस्टम में कंटिन्यू नहीं कर पाओगे, फिर कहीं ना कहीं आपको सिस्टम से बाहर हो जाएगा। तो सिस्टम में कंटिन्यू रखना है तो आपको अचीवमेंट के ऊपर भी कार्य करना पड़ेगा, ठीक है। आपको पेशेंसली काम करना पड़ेगा। आज ठीक है, आज थोड़ा सा सुनने को मिला, कल मैं उसके ऊपर काम करूंगा, ये करूंगी तो सुधार होगा, और फिर मैं धीरे धीरे वो एक्सीलेंट हो जाएगा। सबको सुनना पड़ता है, ऐसा नहीं कि मैंने नहीं सुना है, मैंने भी बहुत सुना है, बहुत सारे पेरेंट्स का सुना है, बहुत सारे सीनियर स्टाफ का सुना है, तभी शायद से मैं आपके सामने खड़ा हूं यहाँ पे और आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं। तो ये पेशेंस टीचर में धीरे धीरे आती है, एक बार में नहीं आता, तो आपको उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा, ठीक है। अगला है मोटिवेटिंग, आपको मोटिवेटिंग टीचर बनना पड़ेगा। बच्चों को हर पॉइंट पे 2 मिनट 1 मिनट मोटिवेट करना पड़ेगा। जब देखें कि बच्चे थोड़ा सा थक से गए हैं, बच्चे थोड़ा सा पजल हो रहे हैं, ऐसा लगता है ना कि जैसे कि अब क्लास इंड हो रहा है, छुट्टी होने वाली, बच्चे थक से गए हैं, तो वहां पे कुछ ऐसे
कविता या ऐसे कुछ पंक्तियां बोले ताकि बच्चे मोटिवेटेड हो जाएं, हाईली एनर्जेटिक हो जाएं, क्योंकि हर कोई जो है रिलैक्सेशन चाहता है, उसको मोटिवेट करना पड़ता है। आज आर्म फोर्सेस में हम लोगों को मोटिवेट करते हैं, जोर जोर से शाउट कराते हैं, हाँ जोर जोर से शाउट कराते हैं, उसके स्लोगन्स बुलवाते हैं, उसके डायलॉग्स बुलवाते हैं, तो उनके अंदर क्या होता है, खून में उबाल आता है, फिर वो युद्ध में लड़ते नहीं तो वो तो ऐसे ही पॉस हो जाएंगे। ऐसे ही फियर है गोली खाने का, ठीक है। तो फियर और पेशेंस ये दोनों एक दूसरे का विपरीत है। आपको पेशेंस बना कर रखना पड़ेगा, बच्चों को मोटिवेट करना पड़ेगा, तभी बच्चे इंप्रूवमेंटल वर्क करेंगे, ठीक है। अगला जो शिक्षक है वो क्या है, स्टूडेंट फ्रेंडली भी होना है। हमेशा हार्श र्यूड बच्चों के साथ रहेंगे तो क्या होगा, बच्चे भी अगले समय में आपका सुनना ही बंद कर दे, अरे ऐसे ही बकबक करता रहता है, ठीक है झेल लो यार 30 मिनट इसको, 35 मिनट झेल लो, अच्छा आ गई आगे पकाएगी पकाएगी पकाएगा पकाएगा, बस ऐसे शब्द बच्चे आपस में बात करते हैं। हम लोग भी स्टूडेंट रहे, हम लोग को भी पता है कि क्लासेस में गॉसिप क्या होता है, ठीक है। तो फिर वो बच्चा को झेलने के अलावा कुछ नहीं करेगा, इसलिए आपको उस बच्चे से जाकर इंट्रोड्यूस भी करना है अपने आप को, बच्चों से पूछना है कि भाई आज कैसे हो, कल से बेहतर हो या नहीं, काम किए हो या नहीं, है ना। अगर थोड़ा बहुत काम करके आ रहा है तो उसके लिए उसको क्या करना है, अप्रिशिएट करना, चलो कुछ तो करके आया, कल पूरा करके आना। तो हर समय उसके साथ आप र्यूड होंगे, हार्ड होंगे, उसको पनिश करने का प्रयास करेंगे, तो एक दिन एक समय के बाद ठीक है आप पनिश कर लो, ओके मैं नहीं, बस वो आदत सा बन जाएगा उसका, तो उसमें इंप्रूवमेंट नहीं दिखेगा। दूसरी रिजल्ट ओरिएंटेड, जब बच्चे एक दूसरे में अच्छा रिजल्ट कर रहे हैं तो जो बच्चे अच्छा कर रहे हैं उनको अप्रिशिएट कीजिए, जो बच्चे अच्छा नहीं कर रहे हैं उनको बोलिए कि आप अगले से देखो भाई वो भी कर रहा है क्लास में उतना ही समय में कर रहा है, तो आप भी अपने आप को पुश करो, आप भी कर पाओगे। उनको ये नहीं कि तुम बहुत बेकार है, तुम इडियट है, ये है वो, ऐसे शब्द का इस्तेमाल नहीं करना है। उनको क्या कहना है, उनको मोटिवेट करना है कि बेटा तुमने पहले से बेहतर किया, पहले 5 नंबर आता था, अभी देखो तुम 7 नंबर लेके आए हो, ठीक है, प्रयास किए और बेहतर करोगे, तुम भी लेके आओ, तुम भी 18 19 20 जो भी आपका, अभी जैसे यूनिट टेस्ट हुआ है 20-30 मार्क्स का हुआ है, तो उसमें आप बच्चों का 18 नंबर आया है, किसी को 28 नंबर आया है, तो 18 नंबर वाले को आप ऐसे पुश कर सकते हैं कि थोड़ा सा आप अच्छा किए हो और प्रयास करो और बेहतर करोगे। समझ में आ रहा है क्या? तो आप रिजल्ट ओरिएंटेड काम ऐसे ही कर सकते हो, मोटिवेट करना है बच्चों को, क्योंकि बच्चे घर में उस तरह से नहीं हो पा रहे हैं, पेरेंट्स के पास उतना समय नहीं है, आज तो मोबाइल का जमाना है, सारे लोग स्क्रॉल कर रहे हैं रील, बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं है, तो ध्यान आपको देना पड़ेगा क्योंकि आपको रिजल्ट कराना है और लोग आपसे बात करेंगे। आजकल पेरेंट्स सीधे पीटीएम में क्या कहते हैं, मैंने आपको अपना बच्चा दिया है, आपको जो भी करके सुधार करना है, पेरेंट्स ऐसे करके चले जाते हैं कि आप पीटो हाथ तोड़ो कुछ भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे रिजल्ट चाहिए। लेकिन कल को वही पैरेंट आपके पास आ जाए थोड़ा सा चोट लग जाने के बाद कि आप मेरे बच्चे को ऐसे मारे हो सकता है कंप्लेन भी हो जाए आपके अगेंस्ट, है ना, आपकी नौकरी भी चली जाए, जीवन भी चली जाए, क्योंकि एक टीचर के ऊपर जब हार्शली इस तरह का कंप्लेन आ जाता है तो सबसे बड़ा द्रोही होता है, ठीक है, उससे बड़ा क्राइम नहीं होता है। बस पेरेंट अगर कोऑपरेट करा तब तक आप बच्चे को पनिश करते, जब पेरेंट कोऑपरेट नहीं करा तो आप बिल्कुल पनिश नहीं करते, छू तक नहीं सकते हो, है ना, स्टूडेंट एक्ट और स्टूडेंट लॉ के हिसाब से, ठीक है। अगला जो है हम देखेंगे बेसिक टीचिंग स्किल क्या होनी चाहिए। सब कोई टीचिंग करता है, सबको पता है कि क्लास में जाना है, होमवर्क लेना है, होमवर्क देना है, लेकिन बेसिकली क्या होनी चाहिए क्लास के अंदर। तो सबसे पहले स्टूडेंट तक हर कंसेप्ट क्लियर पहुंचे, इसकी पहले से मेंटली प्रिपरेशन होनी चाहिए कि हमारा हर विद्यार्थी सीख रहा है या नहीं सीख रहा, आई टू आई कॉन्टेक्ट है या नहीं। कभी टीचर पढ़ाते हैं बच्चे पीछे गॉसिप कर रहे हैं, होमवर्क या बोर्ड वर्क नहीं लिख रहे हैं, तो आपको हर विद्यार्थी के पास पहुंचना है, ऐसे नहीं रैंडम वॉक करके क्लास में कि आप कर रहे हो या नहीं कर रहे, दिखाओ क्या किए हो, कितना लिखे हो, है ना, आपसे हो पा रहा है या नहीं, कितने चैप्टर कंप्लीट है। तो हर बच्चे को देखना है, क्योंकि क्या होता है कुछ बच्चे छूट सा जाते हैं, आप नहीं भी चाहते तो भी छूट जाता है, लेकिन वो छूटे ही रह जाता है। ठीक, कब वो चेकिंग होती है, जब एग्जाम के पहले फेयर मांगा जाता है, तब फेयर इनकम्प्लीट। इस केस में क्या होगा, अगर एग्जाम के पहले जो आप कर रहे हो वो अगर रेगुलर बेसिस पे 3-4 दिन में करोगे तो इतना गैप्स नहीं रहेगा, फिर उसका जिम्मेदारी भी आपके ऊपर आ जाएगी, उसका फेयर कंप्लीट करवाइए, दूसरे बच्चों से लीजिए, फिर दूसरे बच्चे भी उससे क्या हो जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे, उनके पास उनका नोट्स मिसिंग होने का चांसेस रहता है, लास्ट मोमेंट पे नोट्स गुम हो जाते हैं, फिर बच्चे ज्यादा परेशान हो जाएंगे, फिर पेरेंट आपके पास कंप्लेन करेगा, आपने ये कॉपी दिलाया, आपने ये कराया, आपने ये वो कराया, ठीक है। इससे बचना है, 2-3 दिन पे हमेशा जो है जो भी कार्य कराया है क्लास वगैरह होमवर्क कराया है उसको मॉनिटरिंग कीजिए, बच्चा लिखा या नहीं लिखा है। कोई बहाना करे कॉपी छूट जाए तो पेरेंट से पूछिए, है ना, पेरेंट को बोलिए कि ऐसा डेली कंप्लेन है इसका, ताकि पेरेंट्स को भी नॉलेज में रहे कि बच्चा कॉपी लेके नहीं जा रहा है, ठीक है ना। अगला जो है नेक्स्ट पॉइंट जो है आई कांटेक्ट,
क्लास में जब हम इंगेज हो रहे हैं बच्चों से, तो हम स्क्रीन या बुक में देख करके जो पढ़ाते हैं उससे अच्छा है कि हम बच्चों से आई कांटेक्ट करके बात करें। कैसे बात करेंगे? जैसे मैथ्स जो है तो उसको आपको क्वेश्चंस को लेकर बताना पड़ेगा, लेकिन जो हम लोग आर्ट्स की क्लासेस ले रहे हैं, इंग्लिश पढ़ा रहे हैं या किसी लेसन को पढ़ा रहे हैं या साइंस पढ़ा रहे हैं, तो हम टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। अच्छा, आज आपको ये पढ़ना है बच्चे, इसमें ये है, एक शॉर्ट स्टोरी टाइप में बताइए, और फिर इसको लाइन बाय लाइन रीड करा करके एक्सप्लेन भी कीजिए, क्योंकि टेक्सचुअल स्पीकिंग भी जरूरी है। टेक्स्ट बुक में जो चीजें दी हुई है उसको भी पढ़ना जरूरी है। तो पहले आप उसको एक बार समझा दीजिए कि आज पूरे के पूरे चैप्टर में आपको एक समराइज करके बताइए कि क्या है, आपको क्या पढ़ना, ताकि वो क्यूरियस रहे इन चीजों को जानने के लिए कि ये पॉइंट मैंने बोला सर, ये अब मिलेगा, ये अब मिलेगा। जैसे मूवीज में होता है ना, एक इंट्रो पार्ट होता है, तो हम लोग पहले मूवी शुरू होने से पहले उसके क्या होता है, ट्रेलर देख के जाते हैं, मूवी का ट्रेलर देख के जाते हैं, फिर हम लोग पता लगता है अच्छा ये सीन कब आने वाला है, हो सकता है इंटरवल के बाद है, तो हम उसके वेट करते हैं, मेंटली प्रिपेयर होता है, अच्छा ये वाला सीन जो मैं देख के मूवी देखने आया था वो अब कब आएगा। तो हम लोग पहले से इंतजार करते हैं, क्यूरियस रहते हैं सब चीजों की। इन सब के लिए भी बच्चे भी क्यूरियस होंगे, इसलिए आप पहले से उनको उस पॉइंट्स को इंटेक्ट कर दीजिए क्लास में जाते हैं कि ये चीज आपको पढ़ना है। अगर स्मार्ट बोर्ड में कर रहे हैं या फिर क्लास बोर्ड पे ही कर रहे हैं, तो उसमें भी क्या होना चाहिए, सबसे पहले राइटिंग के ऊपर नीट, क्लीन और ऑर्गेनाइज बोर्ड वर्क होना चाहिए। जैसे कि लेफ्ट हैंड साइड में अगर क्वेश्चन देते हैं, राइट हैंड साइड में प्रॉपर आंसर करें, ठीक है। अब ये नहीं कि कभी राइट हैंड साइड कभी लेफ्ट हैंड साइड। इससे क्या होता है, बहुत ही क्लास में जो भी बोर्ड वर्क है वो काफी ज्यादा मिक्सअप हो जाएगा। मिक्सअप हो जाने के बाद बच्चे प्रॉपर सेगमेंट समझ नहीं पाएंगे, फिर बार बार आपको डिस्टर्ब कर, मैम यहाँ पे क्या लिखा है, वहां पे क्या लिखा है, ठीक है। कुछ कुछ बच्चे जानबूझ के परेशान करते हैं, है ना, जानबूझ के परेशान करेंगे, फिर पूरे क्लास उसी में चला जाएगा आपका। इसलिए आप पहले से इतना नीट एंड क्लीन लिखिए, कम पढ़ाइए, बेहतर पढ़ाइए। बेहतर पढ़ाइएगा तो क्या होगा, बच्चे जो है डिसिप्लिन भी होंगे और क्लास जो है आपका एंगेज भी रहेगा, और एक रिजल्ट ओरिएंटेड क्लास हो, ठीक है। और हर कोई रिकॉर्डिंग देखता है कि कैसा क्लास हुआ है, ठीक है, क्योंकि सारे क्लास में कैमरा है। अगला है बच्चे, स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से तो चेक करें, उससे सवाल पूछें जो भी आपने पढ़ा है। एक रैंडम स्टूडेंट्स को सारे स्टूडेंट्स से पूछना तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन आपको जब पता होता है कि ये बच्चा थोड़ा सा कमजोर है, उठा के पूछिए, उसको भी पता रहे कि मैम मुझसे पूछ सकती है, तो क्लास थोड़ा सीरियस रहे, है ना, नहीं तो डांट पड़ जाएगी। तो सवाल भी पूछना जरूरी है। बच्चे इससे क्या होंगे कि वहां पे फोकस्ड रहें, बच्चे को फोकस्ड होना भी जरूरी है। जब तक वो सुनेंगे नहीं आपको, आप आंसर कर नहीं पाएंगे। तो एक दिन दो दिन डांट सुनेंगे, फिर अगले दिन से वो खुद ही प्रिपेयर रहेंगे कि नहीं मुझे अब नहीं सुनना है, बेइज्जती हो जाती है क्लास में, ठीक है। इंसल्ट किसी को पसंद नहीं है, ठीक है, चाहे बड़े हो या छोटे हो, इसलिए वो पहले से ही वो अपने उस इंसल्ट से बचने के लिए वो कार्य को करके आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है क्लास टाइम का सही उपयोग। मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया कि 35 मिनट की क्लास है, तो आप उसको प्रॉपर ऑर्गेनाइज पहले से प्लान वे में आइए, ये पर्टिकुलर क्लास में मुझे यही चीज पढ़ाना है, और उसका समय पहले से आप मैनेज करके आइए। नेक्स्ट है क्लास कंट्रोल। सबसे पहले डिसिप्लिन, लर्निंग एनवायरनमेंट को मेंटेन करके रखना। कभी कभी क्या होता है, आधी क्लास ठीक होती थी, आधे क्लास के बाद बच्चे गॉसिप करना शुरू कर देते हैं, टीचर भी थोड़ा सा पजल हो जाता है, क्यों, वेल मैनेज क्लास, है ना। जैसे कि चैप्टर कंप्लीट हो गया, तो चैप्टर कंप्लीट हो गया भाई, अब तुम लोग लिख लो, करके आना, क्लास वहां सस्पेंड, 10 मिनट अभी टाइम है, बच्चे अल्लाह कर रहे हैं, है ना, टीचर भी रिलैक्स हो गया, चैप्टर कंप्लीट कर दिया। लेकिन वहां पे उसको मैनेज करके रखना है। जैसे मान लीजिए कोई फिल इन द ब्लैंक्स है, ट्रू फॉल्स है, उनको वहीं पे बोलिए, बच्चा अभी रीड करो, अभी बनाओ, जहां दिक्कत होती है मुझसे पूछो। इससे क्या होगा, वो 10-15 मिनट में बच्चे इंगेज रहें और वो सीखेंगे, खुद से सेल्फ रीडिंग करेंगे। क्योंकि 5 क्लास के ऊपर जो बच्चों को आप पर्सनली क्वेश्चन लिख करके ना दें, पुश करें उनको कि आप खुद का आंसर लिख के लाओ, जहां भी मिस्टेक्स होगी हम फिर उसमें कराएंगे। जैसे आपको लगे कि पूरे क्लास में बच्चे ज्यादा ये वाला क्वेश्चन गलत किए हैं, उसको आप बोर्ड पे लिख दें। समझ में आ रहा है क्या? पहले बच्चों से कराइए, बच्चे से कराइएगा तो वो बुक्स पढ़ के आएंगे, टेक्स्ट बुक पढ़ के आएंगे, तो उनको नॉलेज भी बढ़ेगा और उनके लिए आसान हो जाएगा। वर्ड्स जब दिखते हैं, वर्ड्स जब सुनते हैं या लिखते हैं, तो वर्ड्स मेमोराइज होता है, और वर्ड मेमोराइज होगा तभी सेंटेंस बनेगा, है ना। इस पे ध्यान देना है। अगला जो है मोटिवेशनल स्किल, स्टूडेंट्स को बेहतर करने के लिए क्लास में इंस्पायर करते रहिए। जैसे कोई सवाल पूछा, अच्छा बताया, तो क्लैप फॉर दैट, है ना, इंस्पायर कीजिए उनको, ताकि बाकी बच्चे भी उस क्लैप को पाने के लिए वो भी आंसर कर। कुछ बच्चे बोलते ही नहीं है क्लास में, तो उनको मोटिवेट कीजिए, उनको आगे लेके आइए, पूरे क्लास के सामने खड़ा कीजिए, ताकि वो क्या करे, पब्लिक फियर ना हो उनके अंदर, वो बोल्ड बने। तो क्लास में बच्चों को बोल्ड और एक्टिव भी करना है। अगला जो है
वो है टेक्नोलॉजी यूजेस, स्मार्ट क्लासेस, पीपीटी, वीडियो। ये अगर आपको लगता है कि जैसे साइंस के टीचर, सोशल साइंस के टीचर हैं, या आप अपने आर्ट सब्जेक्ट में ही कुछ क्रिएटिव क्लासेस करना है, तो उसके लिए पहले से प्लान वे में वीडियो, पीपीटी वगैरह करके लेके आए और उसको पेन ड्राइव में लगाइए, प्रोजेक्टर यूज कीजिए या फिर स्मार्ट बोर्ड यूज कीजिए। दोनों चीजें अवेलेबल होते हैं स्कूल में आजकल। आप उससे भी बच्चों को क्या कर सकते हैं, इजी वे में डिस्प्ले करके, विजुअलाइज करके समझा सकते हैं, जैसे मैं अभी करता हूँ। इसे क्या होगा, बच्चा सामने स्क्रीन पे भी देख रहा है, आपको भी सुन रहा है, स्क्रीन पे जब देखेगा तो उसको लिखा हुआ मिलेगा, उसको पिक्चर्स मिलेंगे, वो चीज से रिलेट कर पाएगा जो आप बोल रहे हो। ये तो होता क्या है, जैसे बायोलॉजी हम पढ़ा रहे हैं, सेल चैप्टर पढ़ा रहे हैं, सेल का डायग्राम है नहीं सामने, मैं सेल के बारे में बोल रहा हूँ, हाँ, कि ये एनिमल सेल ऐसा होता है, प्लांट सेल ऐसा होता है, दोनों में कंपेयर कर रहा हूँ। लेकिन कंपेयर करने के लिए यहाँ पे अगर उसकी यहाँ पे इमेजेस होते हैं तो इजीली कंपेयर करना होता है, बच्चे उसको समझ पाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ है, कहाँ प्लास्टिड्स है, कहाँ पे क्या है, तो टॉपिक्स के हर पॉइंट्स को अच्छे से समझ पाते हैं। जो पढ़ने में भी बच्चे कमजोर है उनको भी ये याद आता है कि हाँ ये विजुअलाइजेशन सर ने बताया, तो घर पे जाके एक बार देखने का प्रयास जरूर करें। धीरे धीरे उनमें आदत सी हो जाएगी। तो उनमें आदत डालने के लिए आपको पहले देखिए, क्लासेस को इजी करने के लिए पहले टीचर को ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। जब शुरुआती सेशन में जब टीचर अच्छा मेहनत कर लेता है तो बाद सेशन बच्चे उसकी हैबिचुअल हो जाते हैं और फिर वो आपके लिए इजी हो जाता है। लेकिन शुरू में ही अगर आप ही उस तरह से नहीं कन्वर्ट करेंगे तो फिर पूरे साल आपको बहुत उससे ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, रिजल्ट भी अच्छा नहीं आएगा और फिर सिस्टम भी आपको हमेशा क्लास लगाती रहेगी। ठीक है, परफॉर्मेंस के ऊपर भी बात करते हैं, क्योंकि हमें बच्चों को परफॉर्मेंस भी देना है, क्योंकि पेरेंट जो है फाइनल रिजल्ट ही देखते हैं कि आपके स्कूल में हमारा बच्चा पढ़ा, दूसरे स्कूल में था तो इतना अच्छा रिजल्ट करता था, और आज आपके स्कूल में डाला तो इसका तो क्लास में वहाँ टॉप कर रहा है, और यहाँ पे क्लास में क्या है, 10th से नीचे जा रहा है, 10th रैंक से भी नीचे जा रहा है, क्लास में 10th पोजीशन भी नहीं है। क्या आप लोग कर रहे हो, कैसा माहौल है, कैसा एजुकेशन है आपका, इसमें बहुत सारा सवाल खड़े हो सकते हैं। तो आप उसको जो है बच्चों को बार बार पुश करें, धीरे धीरे करेंगे उसको आदत सी हो जाएगी और फिर आपके हिसाब से कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, टीचर सक्सेस फॉर्मूला में ये आपको 4 की क्या है आपके, एक अच्छा कम्युनिकेशन, दूसरा नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, तीसरा क्लासरूम मैनेजमेंट और चौथा मोटिवेशन। ये 4 पॉइंट्स अगर आपके जहन में रहेगा, आपका जो क्लासरूम होगा सबसे इफेक्टिव टीचिंग क्लासरूम होगा, और आप दिखेगा भी, इफेक्टिवनेस दिख जाती है। हम लोग बड़े बड़े टीचर्स को ऑनलाइन सुनते हैं, इसलिए सुनते हैं क्योंकि उनकी जो बात होती है वो काफी इफेक्टिव होता है। अगर वो डल अपियरेंस होगा, अच्छा एनर्जी के साथ नहीं बोलेंगे तो फिर क्या होगा, एक बार सुनोगे अगली बार आप सुनने का प्रयास नहीं करोगे। तो आपको अगर बच्चा सुने क्लास में, इसके लिए आपको भी उतना ही मेहनत करके उसको इफेक्टिव बनाना पड़ेगा। हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, अगला जो पॉइंट है, क्लास की शुरुआत कैसे करें। समस्या यहाँ पे नए बच्चों के लिए, जो नए टीचर है उनको ये समस्या होती है कि मैं ठीक है, मैं जानती हूँ मुझे ये करना है, लेकिन स्टार्ट कहाँ से करें। तो जो स्टार्ट करना है, सबसे पहले आप देखें, जैसे जूनियर क्लासेस में बच्चे अपने पेरेंट्स से जस्ट डिटैच होकर आते हैं आपके पास, तो उनको अटैच करने के लिए आप उनको वेलकम करें। ठीक है, जैसे सारे बच्चों को वेलकम हम लोग कहते हैं, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये तो कहते हैं, लेकिन वो जब बच्चे आते हैं जैसे इंटर करते हैं उनको वार्म वेलकम करें। ठीक है, आओ आओ, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं बच्चे, उनका नाम के साथ उनको बोलिए, है ना, उनके निक नेम का इस्तेमाल कीजिए ताकि वो आपसे कनेक्ट हो जाए। जैसे मम्मी बात करती हैं, पापा बात करते हैं घर में, वैसे उनको लगे, तो फ्रेंडली टोन होगा, है ना, फिर वो आपसे थोड़ा सा ओपन अप होकर बात करेंगे। तो सबसे पहले उनका अच्छे से वेलकम करें, ग्रीट द स्टूडेंट्स, पॉजिटिव एनर्जी के साथ उनको स्टार्ट करने के लिए प्रयास करें, है ना। फिर उनको छोटे छोटे वर्ड्स को सिखाने का प्रयास करें, गुड हैबिट्स बैड हैबिट्स के बारे में बताएं। ठीक है, उनको एक्नॉलेज करें चीजों को। फिर जो हमने कल पढ़ाया है, जो कल सिखाया है, आज अगर हमें उसी टॉपिक के बारे में पढ़ना है तो पहले उसको कल की बातों को याद कराएं। कल हमने ये पढ़ा था, ये पॉइंट पढ़ा था, एक शॉर्ट रिवीजन मोड में। तो रिवाइज प्रीवियस टॉपिक 2-3 क्वेश्चन के साथ पुट करें, खुद बताएं और खुद बच्चों से भी पूछें, ताकि उनको रहे कि हाँ अगले दिन हमसे पूछा जा सकता है, इसलिए घर से पढ़ के आए। तो इस तरह से क्या होगा, क्लास में बच्चे नॉलेजेबल भी होंगे, इफेक्टिव भी होंगे और एनर्जेटिक भी रहेंगे, क्योंकि उनको अगले क्लास को अच्छे से सीखना होगा, क्योंकि फिर अगले दिन उनसे पूछताछ हो सकती है। ताकि बच्चे मेहनत कम करना चाहते, कोई घर पे जाकर पढ़ना नहीं चाहते, कम से कम क्लास में तो फोकस होंगे, है ना। तो क्लास में फोकस होंगे तो सीख के जाएंगे, नहीं तो अगले दिन तो फिर टीचर डांट लगाएगी या डांट लगाएगा, है ना। नेक्स्ट जो है, द थर्ड पॉइंट इज आस्क एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। जैसे कि आप कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं, उससे रिलेटेड जो हमारे सराउंडिंग्स में होती है, हमारी फैमिली में होता है या हमारे डेली लाइफ में जो होता है, उसको रिलेट करके सवाल पूछे कि आपको ये कैसा लगता है, आप कैसे कनेक्ट होते हैं, है ना।
जैसे कोई भी हिंदी की भी चैप्टर पढ़ा है तो उसमें कोई ना कोई मैसेज होता है, तो उस मैसेज के रिस्पेक्ट में पूछे। साइंस का कोई चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो फिजिकल लाइफ से होता है, या तो बायोलॉजी में आपके बॉडी पार्ट से होगा, या प्लांट से सराउंडिंग से होगा, इकोसिस्टम से होगा, जो भी चीज है। साइंस का मैं साइंस स्ट्रीम से हूँ तो साइंस की बात ज्यादा करूंगा। आप अगर हिस्ट्री से जुड़े हुए हैं तो आप लोग बोलेंगे कि हाँ आप यहाँ मॉन्यूमेंट्स देखते हैं, जैसे अशोका पिलर है बिहार में, है आप यहाँ वहाँ चीजों को समझेंगे, है? तो उनसे रिलेट करें कि आप वहां गए हो, वहां गए तो क्या देखे, इन सब चीजों को थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अगला जो है इंट्रोड्यूस टुडेज टॉपिक को जो आज आप पढ़ाना है, जैसे मैंने अभी ये शुरू किया था इंट्रोड्यूस किया कि आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो जब इंट्रोड्यूस करें 10-15 मिनट टॉपिक के बारे में बताएं, उस टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन करें। एक्सप्लेन करेंगे तो बच्चों को क्या होगा, उस टॉपिक के बारे में क्यूरियोसिटी बढ़ेगी, अच्छा इसका ये एप्लीकेशन होता है जीवन में, हम यहाँ पे इसका इस्तेमाल करते हैं, तो उसे कनेक्ट होकर पढ़ेंगे, वो सोच के पढ़ेंगे, है ना। जैसे मैथ्स में बच्चे क्या कहते हैं, इसका लाइफ में क्या इस्तेमाल है, ये कैलकुलेशन है, एडिशन है, तो एडिशन को आप उनको इससे रिलेट करके, आप जब शॉप में जाते हो तो जब चीजों को खरीदते हो तो उसको एडिंग करके ही आपसे पैसा मांगा जाता है। तो उनसे 2-3 चीजों का एग्जांपल दो कि आपने सपोज 5 रुपए का चॉकलेट खरीदा, 10 रुपए का बिस्किट खरीदा, तो टोटल कितना हुआ। हाँ, ये जो एप्लीकेशन है ये क्या है, तो मैथमेटिकल एप्लीकेशन, इसको एडिशन ही कहते हैं। या फिर उनको नए बच्चे हैं, प्ले नर्सरी एलकेजी यूकेजी में है, तो फिंगर काउंटिंग, ये सबको आप प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जितना देंगे उतना बच्चे कनेक्ट होकर पढ़ेंगे, क्योंकि आजकल बच्चे किताब से ज्यादा रट्टा मारने के प्रयास नहीं करते। वो ओल्ड मेथोडोलॉजी हो गया, जब हम लोग पढ़ते थे तो हम लोग पास यूट्यूब टीचर, स्किल टीचर या उस तक इनहांस टीचर नहीं थे, वो भी कहीं ना कहीं एक सिस्टम से आए हुए रहते थे, बस अपना काम किया, सिलेबस कंप्लीट किया, बच्चों के ऊपर छोड़ दिया, बच्चे उसको किए जा रहे। आजकल के बच्चे वैसे नहीं करेंगे, सेल्फ कुछ भी नहीं होते, सेल्फ स्टीम्ड नहीं होते बच्चे। आजकल उनको पुश करना पड़ता है, उनको समझाना पड़ता है और उसको कनेक्ट करना पड़ता है, तभी वो कर पाएगा, ठीक है ना। जो भी आपने पढ़ाया उसका ऑब्जेक्टिव, जैसे अभी मैंने बताया प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, रिलेटिव करके बताइए, तो यहाँ पे वही करना है कि शेयर लर्निंग ऑब्जेक्टिव, स्टूडेंट को बताएं कि आज क्या सीखने वाले हैं, या उससे आप क्या रिजल्टेंट होगा उसका आपके जीवन में, कहाँ आप उसका अनुभव करेंगे, इन सब चीजों को शेयर करना है उससे, ठीक है ना। नेक्स्ट जो है टीचिंग मेथोडोलॉजी, ओल्ड और न्यू। अभी जस्ट हम लोग स्विच करें न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से, अभी हम लोग स्विच करें न्यू ट्रेडिशन में, एआई में बहुत सी चीज इंप्लीमेंट हो रहे हैं। ओल्ड ट्रेडिशन चॉक डस्टर स्टिक, हाँ टीचर्स कॉल्डिंग, ये सब ओल्ड ट्रेडिशन में आ रहा था। अभी क्या है, पैम्परिंग, हाँ स्माइलिंग, बच्चों को लविंगली उससे बात करना, प्यार करना, समझाना, रिलेट करना, समझाना, फिर बहुत सारी चीजों को विजुअलाइज करके दिखाना, ये न्यू मेथोडोलॉजी है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि टीचर पहले पुराने मेथड में क्या रखी, केवल टीचर बोलता था, डांटता था, फिर स्टूडेंट सिर्फ सुनते थे, लेक्चर टाइप फिलोसफी जैसे होता था। ओल्ड ट्रेडिशन में क्या होता था, जैसे गुरुकुल में चले गए, कोई किताब नहीं होता था, कोई कुछ नहीं होता था, सिर्फ लेक्चर होते थे, है ना, और उसको बस वो लोग ड्रॉ करके मिट्टी पे या फिर उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से कनेक्ट करके पढ़ाते थे। धीरे क्या हुआ, किताब है, किताबों में क्या हुआ, बस रीड किए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं, क्वेश्चन से लिखा दिया, ठीक है, टीचर बोला जा रहा है, विद्यार्थी सुने जा रहा है, उसको याद करके आना, नहीं याद करके आना, 10 पिटाओगे, 10 स्केल पिटाओगे, ठीक है। ये एक था रट्टा मार, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कुछ भी नहीं था, इससे बच्चे जो है कनेक्ट नहीं हो पाते थे, फिर सवाल ये पूछते थे, इसका हमने पूरे जीवन का इस्तेमाल ही नहीं किया, ठीक है। ये सब चीजें, फिर वन वे कम्युनिकेशन हो जाता था, टीचर से बच्चे इतने डरते थे कि अपने टीचर को देखते हैं वो कहीं और खड़ा, जैसे गांव में एक टीचर है, पूरे समुदाय में एक टीचर है, वो हाई स्कूल में पढ़ाता है, प्राइमरी स्कूल में पढ़ाता है या मिडिल स्कूल में पढ़ाता है, तो गांव का अगर टीचर उस साइकिल से इस रोड से निकल जाता था तो जितने बच्चे उस क्षेत्र के होते थे, ठीक है, जहां होते वहीं छुप जाते थे कि मास्टर साहब अगर हमें देख लेंगे, मास्टर जी मुझे देख लेंगे तो अगले दिन क्लास लग जाएगी, है ना, अगले दिन पिटाई हो जाएगी कि वहां क्या कर रहा था, क्या नहीं कर रहे, वो छुप जाते। लेकिन आजकल क्या होता है, बच्चे मिलते हैं, ग्रीट करते हैं, हेलो मैम, हाय मैम, हेलो सर, हाँ, कभी मॉल में दिख जाते हैं, कभी सिनेमा हॉल में दिख जाते हैं, काफी फ्रेंडली होती है, अपने पेरेंट्स से मिलाते हैं, उनकी मीटिंग कराते हैं कि ये मेरी मैम है, फिर पेरेंट्स भी ग्रीट करते हैं कि हाँ अच्छा अच्छा आप मैम है, बहुत अच्छा है, ठीक है, फिर कनेक्शन बनती है, एक दूसरे से इंटरेक्शन होता है, फिर बच्चे भी फ्रेंडली होते हैं, है ना। आपके भी जीवन में बच्चे बहुत सारी चीजों को झांकते हैं, आप ऐसा नहीं कि आप स्कूल के लाइफ से बाहर निकले तो आपकी पर्सनल लाइफ बहुत ही अलग हो जाती है, आप एक सोशल लाइफ में जीते हो, आपके घर
कि चार दीवारी के अंदर जो हुआ सो हुआ, लेकिन अगर चार दीवारी से बाहर निकल के जो करते हो तो बच्चे को नॉलेज में आ जाता है। इसके लिए भी बहुत ही सतर्कता के साथ रहना है आज के जनरेशन के हिसाब से, नहीं तो बच्चे जो है आपकी जितने रिस्पेक्ट करेंगे उतना ही डिसरिस्पेक्ट और हंसी मजाक के पात्र बन जाएंगे, ठीक है। अगला है लो पार्टिसिपेशन। वहां पे टीचर स्टूडेंट का कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता था, कोई बच्चा आकर आके क्लास में बोलने का प्रयास नहीं करता था, ठीक है। एक निबंध बोला जाता था, एक बच्चा निबंध सुनाया, बाकी बच्चे में वो क्यूरियोसिटी नहीं होती थी, ठीक है। एक कर रहा है, 10 कर रहे हैं, 20 नहीं कर रहा है, टीचर बोला है नहीं पढ़ने वाला, तुम बेकार आदमी है, बेकार लड़का है, पेरेंट अच्छा संस्कार नहीं दिए, बस सब उसी पे चला गया। टीचर वहां पे अपने आप को प्रोसीड ही नहीं कराता था, ना ही बच्चों को पूछ करता था, मार दिया पनिशमेंट है क्लास से बाहर। आजकल पनिशमेंट देना है तो क्लास से बाहर ना करना है, क्लास से बाहर कीजिएगा तो बच्चा कुछ सीखेगा नहीं, पेरेंट्स का भी फीडबैक। तो आप लोग पनिशमेंट दें तो क्लास में ही पनिशमेंट दे, खड़ा करने का प्रयास करिए, आप बच्चे को क्लास में ही रखने का प्रयास करें, क्योंकि जो भी कार्य हो रही है, जो भी चीजें पढ़ाई हो रही है, वो बच्चे वहां पे सीखने का प्रयास करें। हाँ, अगर किसी दिन टीचिंग नहीं हो रहा है, बच्चे होमवर्क करके नहीं आए हैं, लगभग बच्चे जो है बदमाशी किए हैं, तो उस समय कुछ क्षण के लिए उनको क्लास से बाहर किया जा सकता है, लेकिन पढ़ाई के दौरान प्रयास करें कि बच्चे क्लास के अंदर ही हों, हाँ, ताकि वो कुछ ना कुछ सीख के ही जाए। लेस इंगेजमेंट, यहाँ बच्चे ज्यादा इंगेज नहीं होते थे, अपना होमवर्क कर लिया बस पढ़ाई खत्म, उनके अलावा वो किसी एक्स्ट्रा चीजों में पार्टिसिपेट नहीं करते। आजकल देखिएगा बच्चे स्कूल के अलावा भी एक्स्ट्रा स्किल सीखने के लिए जाते हैं, कराटे हैं, पेंटिंग है ना, स्विमिंग है, म्यूजिक है, सारे स्किल्स को सीखने जाते हैं। AI, कोडिंग, 4 क्लास 3 क्लास के बच्चे, जब मैं पुणे में था तो वहाँ कोडिंग सीखते, रोबोटिक्स सीखते थे, ठीक है। ये सब जो स्किल है वो बच्चों को और इम्प्रूव करता है। एजुकेशन सिस्टम के साथ साथ उनके पर्सनल लाइफ में भी काफी उनको इंगेज करके रखता है, इससे बच्चे कहीं ना कहीं डेवलप हो रहे होते हैं। आजकल बच्चे पहले ज्यादा मैच्योर हो रहे हैं, क्योंकि उनका खान पान भी बदल गया है, हार्मोनल चीजों को इंटेक करते हैं। जो मांसाहारी बच्चे हैं वो चिकन और जो भी चीजें खाते हैं उसमें काफी सारे हार्मोनल चीजें इंग्रेडिएंट्स के रूप में ऐड हो जाती है, इसलिए बॉडी ग्रोथ भी बहुत जल्दी मैच्योरिटी के रूप में आ जाता है। तो हमारा ब्रेन उसी को एक्सेप्ट करता है जो जल्दी मैच्योर हो जाए, ठीक है। तो इसलिए उनके अंदर थिंकिंग प्रोसेस भी बढ़ गई है और वो बहुत जल्दी ही मैच्योर एडल्ट की तरह बिहेव करना शुरू करते हैं। इसलिए आपको भी उस चीजों को समझना पड़ेगा, और छोटे बच्चे छोटे हैं, बड़े बच्चे बड़े हैं, वैसा नहीं समझ करके उनको हर तरह से कैसे हम क्लास के बिहेवियर को कंटिन्यू करके रखें। अगर बच्चे में कुछ सडन अचानक से अलग बिहेवियर दिख रही है तो उसके पेरेंट्स को रिपोर्ट करें, पेरेंट्स साथ मीटिंग करें और उसमें कैसे बदलाव किया जाए, दोनों आदमी मिलकर डिस्कस करें, क्योंकि पेरेंट ही बताएगी घर में भी वो क्या करता है, ठीक है। ये ओल्ड ट्रेडिशन हो गया। न्यू ट्रेडिशन में क्या है, टीचर गाइड करता है, टीचर लेक्चर कम गाइड ज्यादा करता है कि आप ये करो, आपको अगला स्टेप में ये करना है, धीरे धीरे आपसे हो जाएगा, ठीक है। अगला, स्टूडेंट को मैक्सिमम पार्टिसिपेट कराता है। जैसे हम लोग क्लास में पढ़ाते हैं तो आगे बुलाते हैं, आओ भाई अब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया, अब आप मुझे पढ़ाओ, मैं स्टूडेंट की तरह बैठता हूँ। तो उस बच्चे को एज टीचर बना करके मैं बैठ रहा हूँ, जैसे मैंने पढ़ाया वैसे आप पढ़ाओ। इससे क्या होगा, स्किल डेवलप होगा, बोल्ड होंगे बच्चे, प्रॉपर प्रोनाउंसिएट करेंगे, उनके पास वर्ड होगा, स्ट्रेंथ होगी बोलने की, ठीक है। टू वे कम्युनिकेशन, जैसे अभी मैंने बताया, एक बार मैंने पढ़ाया तो अगली बार बच्चे को भी पढ़ाने के लिए बोला, तो ये कम्युनिकेशन कैसे, टू वे, है ना। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, बच्चे ये समझते हैं ये शिक्षक है, टीचर है, तो ये कुछ भी कर सकता है क्लास में, ऐसा बिहेवियर नहीं होनी चाहिए। कभी कभी जैसे आजकल पेरेंट्स को भी आप देखें, गुड पेरेंटिंग में कभी कभी बच्चे को बोलते हैं आज तुम पेरेंट बन जाओ, मैं तुम्हारी तरफ बिहेव करता हूँ, जस्ट लेट्स सी तुम कैसे बिहेव करते हो। तो बच्चे में क्या होता है, एक रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर आता है कि पापा मेरे साथ ऐसे रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर दिखाते, तो मैं भी एक पेरेंट की तरह रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर थोड़ा देर के लिए करता है। तो ये क्या होता है, थोड़ी देर के लिए वो चीजों को सीखते हैं, थोड़ी देर के लिए वो चीजों को सीखते हैं कि गुड पेरेंटिंग के रूप में कैसे, हाउ यू कम्स टू बी अ गुड पेरेंट। तो उसमें गुड पेरेंटिंग भी दिखती है, गुड टीचिंग भी दिखती है। तो एक गुड टीचर स्टूडेंट्स को भी, जब स्टूडेंट मान लीजिए एक स्टूडेंट एक टीचर की तरह अगर बिहेव कर रहा है तो उसके पास वो स्किल भी आ जाएगी, इसमें सवाल क्या पूछा जा सकता है, टीचर क्या सोच सकते हैं। जैसे अगर हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठा के इस बार के एग्जाम की तैयारी करते थे, लाइब्रेरी से क्वेश्चन लेके आते थे, तो हम लोग ये सोचे कि टीचर इस बार ये दिया था, पिछले साल वो दिया था, उस एग्जाम में 3-4 साल के क्वेश्चन से हमें ये समझ में आता था कि इस बार ये वाला आ सकता है। तो उसमें समझिए कि 70 से 80% क्वेश्चन जो है हम लोग खुद ही गेस कर लेते थे कि अगली बार टीचर का जो बिहेवियर है वो इस तरह से सवाल पूछने का है, तो टॉपिक से ये सवाल आ सकता है, ठीक है। इसमें क्या है, एक स्किल आ गया, इजी लर्निंग का,
इजी स्कोर का, है ना। तो स्किल आज के मेट्रोलॉजी के हिसाब से सीखना जरूरी है। एक्टिव लर्निंग और बेटर अंडरस्टैंडिंग, ये दोनों जो पॉइंट है ये अभी बहुत नेसेसरी है। जितना ज्यादा वास्ट कंपटीशन हो रहा है, जिस तरह से माहौल है एजुकेशन का, सब किसी को आगे बढ़ना है, सब किसी को डॉक्टर इंजीनियर सीए करना है, किसी को लॉ करना है, हर फील्ड में कंपटीशन है, कोई ऐसा फील्ड नहीं जो छूटा हुआ है। टीचिंग फील्ड में भी बहुत कंपटीशन है। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, बच्चों को अंडरस्टैंडिंग बेहतर होना चाहिए, क्योंकि वो क्वेश्चन पहले खुद टॉपिक से अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, जो चीजें पढ़े उसमें अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो क्वेश्चन को समझ नहीं पाएंगे। जब क्वेश्चन को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे तो वो उस हिसाब से आंसर नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए बेटर अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए और उनकी लर्निंग भी एक्टिव होना चाहिए। डल लर्निंग से क्या होता है, याद हो रहा है। कितने बच्चे आप देखें क्लास में जब आंसर कर रहे होंगे तो बहुत धीरे धीरे सोच सोच के कर रहे हैं, और वही बच्चे कुछ बहुत एक्टिवली कर रहे हैं। तो जो बच्चे सोच सोच के कर रहे हैं उनका क्या होगा, स्लो ग्रोथ होगा। और जो बच्चे फास्ट कर रहे हैं उनमें क्या होगा, एक प्रोसेस है, वो पहले से उस तरह थिंकिंग किए हुए कि मैं ऐसे आंसर करूंगा, ये करूंगी, तो उसमें क्या होगा, फास्ट ग्रोथ होगा। तो आपको कंपेयर भी करना है, वैसे बच्चों को भी आगे लेके आना है कि आप भी इसकी तरह करो, या फिर आप उसको सिखाओ कि आप इसमें और क्या अडॉप्ट कर सकते हो। ठीक है, इससे क्या होगा, आपकी जो मेट्रोलॉजी है वो इनहेंस होगा। ठीक है, तो वही है, डिस्कस करें, डेमोन्स्ट्रेट करें, एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, एक्टिविटीज कराएं, और बच्चों को रियल एग्जांपल से रिलेट करके क्लास में लें। स्मार्ट क्लास में विजुअलाइज कराएं, वीडियो पीपीटी से समझाएं, या फिर वर्कशीट दें उनको घर से करके लाने के लिए, जो होमवर्क करके लाने के लिए, और फिर उनको टेक्नोलॉजी बेस्ड लर्निंग के ऊपर कार्य करें। तो इससे क्या होगा, आपका पूरा का पूरा क्लास जो होगा वो बेहतर होगा, तो बेहतर टीचिंग भी हो सकती है। ठीक है, अगला जो है स्टूडेंट एंगेजमेंट फॉर्मूला। सर ठीक है, मैं बेहतर करूंगा या करूंगी, लेकिन स्टूडेंट को एंगेज कैसे रहे, ये सबसे बड़ा समस्या होता है। इस अभी तो टॉपिक खत्म कर लिया, पढ़ा लिया, अब इस टॉपिक से मैं क्या क्या कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो इसके लिए आप क्या देखेंगे, हम लोग क्वेश्चंस बनाएंगे, स्टूडेंट्स का अंडरस्टैंडिंग चेक करने के लिए क्वेश्चंस बनाएंगे, एक क्विज कराएंगे उसी टॉपिक से, ग्रुप्स बांट देंगे बच्चों का, या फिर हर बच्चे से सवाल पूछेंगे, फिर उनको उसके हिसाब से पॉइंट्स देंगे। ठीक है, इससे क्या होगा कि उनमें भी कंपटीशन जनरेट होगा। अब सिंगल स्टूडेंट्स का ग्रुप ना बनाए, 5-6 बच्चों का एक ग्रुप बनाए, इसे 3 या 4 या 5 ग्रुप होंगे, उसमें हर ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी का क्या देंगे। इसे बच्चों के अंदर क्या होगा, एक ग्रुप टीम वर्क भी होगा, एक बच्चा आंसर नहीं करे दूसरा को सपोर्ट कराए, तीसरा को सपोर्ट कराए। तो इससे क्या होगा, कुछ वर्ड वो जानता है, कुछ और उसमें ऐड हो जाएगा, कुछ दूसरे के हेल्प से ऐड हो जाएगा। इस वजह से क्या है, एक वो टीम वर्क हो जाएगी और उनमें आपस में भी एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग मिलेगा। ठीक है, जैसे हम लोग स्पोर्ट्स क्यों कराते हैं, एक टीम वर्क के लिए, एक कनेक्शन के लिए, है ना, ताकि वो एक साथ काम करे। कि कोई भी स्पोर्ट्स इंडिविजुअल तो होता नहीं है, एथलीट्स का होता है, लेकिन उसमें भी एक अलग ही चीजें होती हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्लास में टीम वर्क कराने का भी प्रयास करेंगे, क्वेश्चंस पूछेंगे बच्चे से, क्विज कराएंगे, कंसेप्ट क्लियर के लिए एक उदाहरण देंगे कि कंसेप्ट को रियल लाइफ से कनेक्ट करने के लिए हम पहले खुद एक एग्जाम्पल देंगे, फिर उनसे एग्जाम्पल पूछेंगे कि आप बताओ आपको और क्या क्या लगता है कि इसमें और क्या एग्जाम्पल हो सकता है। पहले 1-2 एग्जाम्पल आप खुद पुट करेंगे ताकि उनको रिलेट हो सके कि इसमें किस तरह का एग्जाम्पल देना है। आप पहले ही उनसे पूछेंगे तो उतने वेल ग्रोथ या वेल नॉन होते नहीं है, आप इधर सोच नहीं सकते हैं, जाहिर सी बात है। एज का भी होता है कि आप वेल अंडरस्टैंडिंग रखते हो इसलिए उसको टीच कर रहे हो, तो पहले आप खुद 1-2 एग्जाम्पल दो, फिर वो खुद उनसे पूछो कि और आप क्या देखे हो इसमें, आप क्या समझे हो, क्या आपको भी कुछ पता है। अगर उनको पता है तो उससे रिलेट कर सकते हो कि हाँ ये कितना प्रोसेस कर पा रहा है, टॉपिक को कितना ये सुन पा रहा है या समझ पा रहा है, या नहीं समझ पा रहा है तो उसको फिर से एक बार आप दोहराएं ताकि बच्चा उसको कर सके। फिर स्टूडेंट्स को एक्टिवली इन्वॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सामने लेके आएंगे क्लास में, है ना, फिर उससे भी वहां पे बोलेंगे कि आप इस चीज को एक्सप्लेन करो, सामने आके एक्सप्लेन करो, एग्जाम्पल ही दे रहे हो तो सामने आके एग्जाम्पल दो ताकि उनको बाकी लोग सुने। ऐसे क्या होगा, साइलेंस भी बनी रहेगी क्लास के अंदर, गॉसिप भी नहीं होगा, और मैक्सिमम टाइम बच्चों को क्या ऑब्जर्व कर सकते हो कि किसकी क्या बिहेवियर है। अगला जो है एक डिस्कशन होनी चाहिए, जैसे कोई टॉपिक खत्म हो गया तो लोग डिबेट करा सकते हैं इस टॉपिक में किसने कितना सीखा है, कौन कितना बोल सकता है। जैसे संस्कृत का ही क्लास है, बच्चे संस्कृत पढ़ना नहीं चाहते, बिल्कुल नहीं छूना चाहते, जबकि हमारा सबसे अगर देखें तो एंशियंट लैंग्वेज के रूप में और हमारा पहचान ही संस्कृत, तो वो संस्कृत को बोलना नहीं चाहते, तो हम उनको अच्छा करने के लिए क्या कर सकते हैं, तो उनको हम क्लास में एक डिबेट के फॉर्म में कर सकते हैं कि कल एक डिबेट होगा, आप उसमें बेहतर तैयारी करके आएंगे, आप उसमें संस्कृत में ही बात करेंगे, चाहे टूटा फूटा उल्टा पुल्टा जो भी हो, जितना आपकी समझ है उतना ही बोलिए, फिर हाँ आप उसको करेक्ट करेंगे।
एक टीचर जब उसको करेक्ट करेगा तो उसको इतना पता है कि अच्छा यहाँ पे हमने प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष जहाँ पे भी लगाया, विभक्तियां यहाँ लगाई, यहाँ एक सेंटेंस हुआ, यहाँ ये शब्द बोला, ठीक है, वो शब्द हमने गलत बोल दिया तो शब्द की सुधार हो सकती है। तो वहां पे आप कम मेहनत में उसको अच्छा सिखा सकते हो और उनको ही पता चलेगा कि यहाँ पे मैं नहीं जानता था, उसको मैंने सीख लिया। नहीं तो बच्चों क्या होता है, कहाँ से शुरू करूं, एग्जाम से पहले पूरी चैप्टर 10 चैप्टर उनको पढ़ना होता है, कहाँ से शुरू करें, कुछ पता ही नहीं चल रहा है क्या पढ़ें। जैसे आप भी स्टूडेंट रहे होंगे, अचानक से हाफ ईयरली है, 10-10 चैप्टर है, कैसे करें, फिर शुरू से शुरू, पहला चैप्टर से दूसरा चैप्टर में ही पूरा समय निकल जाता है, फिर एग्जाम सामने हो जाता है। तो बच्चे जब इंगेज रहेंगे, खुद से जब वो कार्य किए रहेंगे तो उनको पता अच्छा ये टॉपिक में सर ने ऐसा बताया था, ये चीजें होंगी, इसको मैं आगे ऐसे करूंगा, जो बच गया उसको याद करूंगा। इसे क्या होगा, वो एग्जाम में भी अच्छा इफेक्टिवली लिख पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो है बोर्ड वर्क का महत्व, इंपॉर्टेंट ऑफ बोर्ड वर्क, सबसे इंपॉर्टेंट स्किल बोर्ड वर्क। ये आपको गुड टीचर के रूप में रिफ्लेक्ट करता है कि आप कितने परिपक्व हैं, क्या आपको ये टीचिंग बेहतर आती है या बेहतर नहीं आता है, आप नए हो या आप मैच्योर्ड हो, ओल्ड हो या फिर इसमें माहिर हो, ये सब आपका लिखावट और बोर्ड वर्क से समझ में आ जाता है। तो बोर्ड वर्क में क्या देखेंगे, सबसे पहला नीट क्लीन साफ, ठीक है, साफ सुथरा लिखावट होनी चाहिए, प्रॉपर अलाइनमेंट के साथ स्पेस मेंटेन करना है, जैसे एक शब्द यहाँ लिखा हो, एक सेंटेंस यहाँ लिखा हो, दूसरा सेंटेंस एक प्रॉपर लाइनिंग में होना चाहिए। अब कितने टीचर लिखना शुरू करते हैं, ऊपर चले जाते हैं, लिखना शुरू होते हैं नीचे चले जाते हैं, उल्टा पुल्टा जहां तहां लिखते हैं। तो बच्चे तो लिख लें, लेकिन बच्चे भी वैसा ही लिखें, क्योंकि बच्चे जो है टीचर्स को ही कॉपी करते हैं, फिर आप उनसे गुड राइटिंग्स का बात नहीं कर सकते, है ना। जब उनसे आप जब खुद ही आप नहीं करके दे रहे हो तो अगले से आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो भी अच्छा लिख कर दे। तो बोल कोई भी बोलेगा, है ना। बोला जाता है ना, महात्मा गांधी के साथ समय में एक बूढ़ी औरत अपने बेटे को लेके गई कि महात्मा जी हमारा बेटा बहुत मिठाई खाता है, इसको थोड़ा मना करें। क्या हुआ, महात्मा गांधी बोले माता जी आप 4 से 5 दिन के बाद आना। 4 से 5 दिन तक वो क्या किए, खुद बहुत मिठाई खाते थे, तो 4-5 दिन मिठाई खाना पहले बंद की, पहले खुद में सुधार की। फिर अगली बार वो बच्चा जब आया उनके पास तो उसको बोले कि मिठाई खाने से ये हानि, तब वो बच्चा समझ गया। तो फिर वो औरत पूछी उनसे, माता जी उनसे पूछी कि आप मुझे 4-5 दिन के इतना छोटा सा वक्त बात समझाने के 4-5 दिन ले लिए। तो महात्मा जी उनको समझाएं कि पहले मैं अपने ऊपर कार्य किया, फिर इसको समझाया, तभी एक बार में समझ गया। पहले तो मैं खुद ही गलत था, जब मैं खुद ही गलत होऊंगा और अगले को अच्छा सिखाने का प्रयास करूंगा तो इफेक्टिव खुद ही नहीं हो, एक वाई भी नहीं जाएगा, आपके द्वारा समझाए हुए बात उसके जहन तक जाएगा नहीं। इसलिए पहले खुद को सही करें, फिर अगले को सही करने का क्या दे बात करें, अगले को सही करने के लिए आप पुश करें। ठीक है, दूसरा है विजिबल, ताकि लास्ट बेंच से दिखाई दे, बहुत बड़ा लिखना है। बहुत सारे बच्चे जो नए आते हैं बोर्ड वर्क करने के लिए कॉपी पे लिखने की आदत होती है, नए नए टीचर बने हुए रहते हैं। तो सबसे पहले जो टीचर ट्रेनिंग दी जाती है तो माइक्रो टीचिंग के अंदर बोर्ड टीचिंग सिखाई जाती है। तो बोर्ड टीचिंग में लेफ्ट हैंड को क्या अलाइनमेंट देना है, सेंटर में क्या देना है, राइट में क्या देना है, पिछली बार भी मैंने ये बात बताया था। थोड़ा सा बड़ा लिखना है, ठीक है। अरे एक बोर्ड में नहीं हो रहा है, 2 बोर्ड में करेंगे, 2 बोर्ड में नहीं हो रहा है, 3 बोर्ड में करेंगे, है ना, लेकिन थोड़ा सा बड़ा करें, ठीक है। स्पष्ट लिखेंगे, व्यवस्थित ऑर्गेनाइज फॉर्मूलाज को लिखेंगे, कोई भी हेडिंग दे रहे हैं तो उसको दूसरे कलर से अंडरलाइन करें ताकि बच्चे उसको हेडिंग के रूप में विजुअलाइज कर सके, ठीक है। साथ ही साथ फॉर्मूला पॉइंट सिस्टमेटिक लिखें ताकि वो उसको समझ सके। और इंपॉर्टेंट क्या है, सारी चीजों को हाईलाइट करके कंसेप्ट को बॉक्स में डालें, फाइनल आंसर को बॉक्स में डालें, ठीक है। वहां पे आंसर प्रॉपर लिखें। कितने टीचर मैथ सॉल्व करते समय क्या लिखते हैं, एट लास्ट आंसर लिखते हैं, ये गलत। आप सोल्यूशन से शुरू करें और फिर इस पूरे कॉन्सेप्ट को लिखें और एट लास्ट हेंस देयरफॉर करके इसको बॉक्स में डालें कि ये आपका रिजल्ट। ये जो साइन करने वाला जो सिस्टम है ये बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल होता है, बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं होता है, लेकिन ये आदत ही हो जाती है क्योंकि वो प्रॉपर ट्रेंड नहीं होती। फिर वही चीज बच्चे भी कॉपी करते हैं। आप देखिएगा बहुत सारे बच्चे मैथ्स बना के लास्ट में आंसर ऐसे साइन करते हैं, ये नहीं होता है। आपको फाइनल सॉल्यूशन लिखना पड़ता है अगर प्रॉपर मेथोडोलॉजी में लिखना है तो। समझ में आ रहा है, उसको हाईलाइट करना पड़ता है, बॉक्सेस में डालना पड़ता है, पेंसिल से अंडरलाइन करना पड़ता है। अगर आप बोर्ड्स में टॉपर्स की कॉपी देखिएगा तो वैसा ही होता है, तभी वो टॉप होता है,
ठीक है, तभी वो परफेक्ट होते हैं। ठीक है, इन सब चीजों को थोड़ा सा फॉलो करना है। क्या नहीं करना है, तो ज्यादा नहीं लिखना है, मेन पॉइंट लिखना है, कीवर्ड्स लिखना है। ये आंसर्स लिख रहे हैं तो प्रॉपर पॉइंट्स में लिख के बच्चों को बोले बाकी आप खुद से लिख के लाओ, यहाँ से यहाँ तक सेंटेंस टेक्स्ट बुक में इसी पॉइंट्स का है, आप उसको लिख के लाओ। छोटे अक्षर अवॉइड करें, बिल्कुल छोटे अक्षर में नहीं लिखना है, क्योंकि उससे विजुअलाइजेशन नहीं होगा। अननेसेसरी इंफॉर्मेशन ना लिखें, जिसकी जरूरत नहीं है क्लास के हिसाब से पढ़ाएं। अब आप 10th में 12th की चीजों को पढ़ाने का प्रयास करेंगे, है ना, 8 में 10th की चीजों को पढ़ाने का प्रयास करेंगे, तो ये अनावश्यक है, उनको नहीं चाहिए उतना। ठीक है, हाँ थोड़ा बहुत आप कम्युनिकेट कर सकते हैं बच्चे, ये आपको आगे जाके पढ़ना है, लेकिन उसको बोर्ड पर उतना लिखने के प्रयास ना करें। अनटाइडी ना लिखे, जैसे ऐसे लिख के काट पुट देना, वहां पे प्रॉपर नहीं लिखना, है ना। आपकी राइटिंग भी ऐसा ना हो कि बच्चे को समझ में ना आए, तो वैसे नहीं लिखना है। फिर स्पेस भी प्रॉपर दें, जैसे भाई यहाँ एक लेटर लिखा, अगले लेटर एकदम सटा सटा कर, इससे क्या होगा कि उनको लगेगा पूरा एक ही वर्ड, तो वैसे ही उतार लें। तो पहले आप इन सब चीजों के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे, तभी आपका जो होगा ये प्रॉपर वर्क हो पाएगा, बोर्ड वर्क जो है प्रॉपर होगा। इसमें आप गोल्डन रूल क्या हो सकता है बोर्ड राइटिंग का, तो आप देखेंगे गुड बोर्ड वर्क लाइक बेटर अंडरस्टैंडिंग, बेटर नोट, बेटर रीडिंग। जब तक ये बेटर नहीं होगा तब बेस्ट के लिए बोल भी नहीं सकते। जब आप बेटर ही नहीं करा पाए तो बेस्ट के लिए आप बोल भी नहीं सकते। और हर ऑर्गेनाइजेशन चाहता है कि मैं बेस्ट रहूं, जितना भी है उसमें बेस्ट रहूं। तो किससे होगा, तो ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर से होगा। ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर इंस्टीट्यूशन के लिए टीचर्स हैं। अगर टीचर एक्टिव नहीं है, ओरिएंटेड नहीं है, लर्न नहीं है, तो अच्छा लेसन दे भी नहीं सकते। ठीक है, इसलिए आप लोग इसके ऊपर कार्य करेंगे। अभी वैकेशन है, वैकेशन में आप लोग बिल्कुल कार्य करेंगे, नहीं करेंगे तो इफेक्टिव क्लास होगा नहीं, फिर आप लोगों को सिस्टम में डांट पड़ेगी, क्योंकि जब अगर अगला आदमी आपको सिखा रहा है आप उसके ऊपर वर्क नहीं कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपको उसके लिए सुनना पड़ सकता है, ज्यादा समय तक लॉन्ग लास्टिंग नहीं हो सकती है। क्योंकि जब कार्य प्रॉपर नहीं होगा तो कोई भी अपने सिस्टम रखने का प्रयास नहीं करेगा, उनको चाहिए कार्य, क्योंकि रिफ्लेक्टिव चीजें होंगी, आपकी क्लिप्स को बनाकर भेजा जाएगा। तभी आजकल मार्केट ओपन मार्केट है, डिजिटल मार्केट है, डिजिटल मार्केट में जाने के लिए डिजिटल वर्क दिखना चाहिए, है ना। द नेक्स्ट वन इज अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट बिहेवियर। क्लास में हमारा स्टूडेंट कैसा बिहेव करता है, हर स्टूडेंट एक जैसा नहीं होता। कोई अच्छे डिसिप्लिन फैमिली से आता है, कुछ फैमिली जो होती है बिल्कुल लीनियंट होता है, बच्चा कुछ भी करे उनको फर्क नहीं पड़ता है, वो हर चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। क्योंकि बच्चे अपने पेरेंट्स के ऊपर ही हावी होते हैं, तो जाहिर सी बात उनकी वो बिहेवियर स्कूल में भी दिखेगा, हार्श बिहेवियर विद द टीचर, बच्चे जो हैं बदतमीजी कर सकते हैं आपसे। इसके लिए हम पहले से साइकोलॉजिकली कैसे समझेंगे उस बच्चे को, है ना। अगर वो एक्सेप्टेबिलिटी है तभी हम उसको आगे प्रोसीड कराएंगे, पेरेंट्स से बात करेंगे। जब देखेंगे कि नहीं पेरेंट्स भी इस चीज को नहीं समझ पा रहा है, तो हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि ऐसे बाकी बच्चों पे ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है, या तो आप इन बच्चे को व्यवस्थित करें, डिसिप्लिन करें, या फिर वो सिस्टम से हमारे वो डिसकंटिन्यू हो सकते हैं। जब वो सिस्टम से डिसकंटिन्यू होने, अगर उनको लगे कि सिस्टम में हमसे इससे बेहतर सिस्टम मिलेगा कहीं और, वहां पे मेरा बच्चा बहुत कामली पढ़ सकता है, तो यहाँ से मूव करेंगे। या फिर सिस्टम रहना है तो कहीं ना कहीं वो आपका सपोर्ट करेंगे कि नहीं मैं भी परेशान हो गया हूँ, आप मेरी तरफ से ओपन है, आप मेरी तरफ से फ्रीडम है आपको कि आप बच्चे को कंट्रोल्ड वे में पढ़ाएं। क्योंकि स्कूल डिसिप्लिन कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। एक बच्चे दो बच्चे के लिए हम स्कूल डिसिप्लिन कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। ये नहीं कि वो अच्छे फैमिली से आते हैं, रिच फैमिली से आते हैं, तो उसके लिए हम स्पेशल उनको अटेंशन या स्पेशल उसके लिए उसकी बिहेवियर को एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमारे सब इक्वल है, इसलिए यूनिफॉर्म होता है। यूनिफॉर्म मीन्स एवरीवन शुड बी इक्वल। तो इक्वल टीचिंग, इक्वल बिहेवियर और इक्वल डिसिप्लिन, हर चीज इक्वल होना चाहिए। अगर इसमें आपका कोई करीबी है, कोई आपका रिश्तेदार है, कोई आपके घर से है, तो उसके लिए विशेष व्यवहार नहीं मिल सकता, है ना। कोई बहुत छोटा बच्चा है, ना समझ है, तो उसके लिए हो सकता है, लेकिन कोई बहुत बड़ा बच्चा है तो वो बिल्कुल डिसिप्लिन में हो, इस चीज का भी एश्योरेंस होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे छात्र गलत व्यवहार क्यों करते हैं। सबसे पहले इस बात को समझेंगे। पहला, वो अटेंशन चाहते हैं, क्लास होता है ना, कुछ कुछ कमेंट करते हैं ताकि सबका अटेंशन उनकी तरफ जाए। अरे बुली कर दिया टीचर को क्लास में टीचर को टीच कर रहा है। आगे बच्चे क्या चाहिए, टीचर बहुत डांटती है मुझे,
आज टीचर का क्लास लगाते हैं, तो पीछे से कुछ कुछ बोलना शुरू कर देंगे, है ना। तो यहाँ पे बच्चों को बिहेवियर समझना है, वो क्यों ऐसा करना चाहते हैं। तो स्टूडेंट नोटिस चाहिए उनको, सारे स्टूडेंट का ध्यान उनकी तरफ केंद्रित हो जाए, अरे शैतान है ये, बाबा अच्छा किया है ना। दूसरा, पारिवारिक समस्याएं हो सकता है कि घर में आज उसके घर में बहुत कलह था, बहुत डिप्रेस्ड है, फ्रस्ट्रेट होकर आया है, यहाँ पे आते ही कोई उसके साथ वैसा बिहेव कर दिया, तो क्या करे, चिल्लाएगा, झल्लाएगा, कहीं ना कहीं गुस्सा तो निकल ही जाए, है ना। ये केवल उसके साथ नहीं था, टीचर के साथ भी होता है, लेकिन टीचर मैच्योर्ड होते हैं तो वो कंट्रोल्ड वे में होते हैं, बच्चे मैच्योर्ड नहीं होते तो थोड़ा अनकंट्रोल्ड हो जाते हैं। फिर उसकी चीजों को हम समझेंगे पहले कि क्यों ऐसा किया, क्योंकि डेली तो ऐसा नहीं करता है। अगर डेली वेल बिहेव्ड है और एक दिन ऐसा बिहेवियर करता है तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ हुआ। तो हम उसके उस चीज को समझने का प्रयास करेंगे, उसको अलग से बुला करके उसकी उस सारी समस्याओं को सुनेंगे, फिर उसको वार्न करेंगे कि आगे से आप ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि इससे क्या होगा, बाकी लोगों पे इफेक्ट ज्यादा पड़ेगा, ठीक है। फिर सबके सामने सॉरी बोलने के लिए भी कहेंगे, वो सॉरी बोल करके फिर अपने जगह पे बैठेगा, ठीक है ना। अगला जो है बच्चे, सॉरी टीचर्स, दोस्तों का दबाव होता है, दोस्त पुश करते हैं, टीच करते हैं, दोस्त पुश करते हैं, बदमाशी करते हैं, है ना, कर आजकल ट्रूथ एंड डेयर खेलते हैं बच्चे क्लास में, ट्रूथ एंड डेयर, तुम्हें हिम्मत है तो करके दिखाओ, अगले को स्लैप करके दिखाओ, वो टीचर को जाके बुली करो, वो टीचर को जाकर के ऐसे करो, है ना। तो ट्रूथ और डेयर खेलते हैं, क्लास में ही गेम हो जाता है, ठीक। इस चीज के लिए हमें क्या देखना है कि वो बच्चा जो है वाकई में इनडिसिप्लिन्ड है या ऐसा किसी के फोर्स से किया। अगर कोई बच्चे, अगर टीम उनको फोर्स कर रहा है उस चीज के लिए, तो हम क्या करेंगे, वैसे लोगों को भी उसके लिए पनिश करेंगे, ठीक है। उनको सारे क्लास में एक एग्जाम्पल के रूप में सेट करेंगे कि भाई आप ऐसा ना करें, आगे से इस चीज का ख्याल रखें, ठीक है। इस चीज को हम समझेंगे। फिर लैक ऑफ इंटरेस्ट इन द क्लास, अगर उनकी रुचि नहीं है तो इसके ऊपर ध्यान देंगे कि उनकी हम इंटरेस्ट को कैसे बढ़ा सके, है ना। या फिर वो रेगुलर बेसिस पे ऐसे करते हैं क्योंकि हम कमियों को देखेंगे, क्यों ऐसा कर रहा है। हो सकता है मैथ्स में ध्यान नहीं दे क्योंकि मैथ्स की बेसिक उसको नहीं पता है, तो उसकी मैथ्स की बेसिक के लिए थोड़ा सा अलग से उसका टेंशन दे देंगे कि ये चीज नहीं पता, इससे तुमको यहाँ साथ ऐसा है, मैंने उनको ये समझाने का प्रयास करेंगे तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, कहीं ना कहीं तुम्हें इस चीज की कमी है इसलिए तुम ऐसे कर रहे हो, ठीक है ना। नेक्स्ट, असफलता का डर, फियर ऑफ फेलियर भी बच्चों के साथ होती है, तो कभी कभी वो ऐसे बिहेव करते हैं, जैसे घर में डांट पड़ती होगी उन्हीं चीजों के लिए उनको, तो उसके लिए भी वो ऐसे बिहेव करना शुरू करते हैं। तो पहले उनको हम समझाएंगे, ठीक है, उनको इस चीज के लिए उनको बताएंगे कि इसको हम कैसे अचीव कर सकते हैं, फेलियर को हम अचीवमेंट में कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि आजकल बच्चे जो है पेशेंस उनमें होती नहीं है, उनको जल्दी जल्दी सब चीज चाहिए, अचीवमेंट मतलब शॉर्ट रेडीमेड रूप में चाहिए। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि ये जो है एडोलिसेंस के हिसाब से भी हम देखते हैं। और दूसरी बात, इनहेरिटेंस के रूप में हमें पूर्वजों से ऐसा तो मिलता नहीं है, हमें हर उम्र में सीखना पड़ता है, तो एक्वायर्ड ट्रेट होता है। तो इक्वाइजेशन जो होता है थ्रू आउट द लाइफ होता है, तो उनको भी ये चीज को समझाना पड़ेगा कि बेटा आप इसको धीरे धीरे करेंगे तो आपको चीजें आ जाएंगी, आप भी अच्छे से करोगे, आप में भी एक अलग सी अचीवमेंट दिखेगी, आप भी सक्सेस हो। तो इस चीज के लिए इसको थोड़ा मोटिवेट करना पड़ेगा, फिर हो जाएगा। तो क्या करें, व्हाट टू डू, बी इम्पैथेटिक टू द क्लास, बच्चों के साथ सहानुभूति रखें, कमजोर बच्चा है तो उसके साथ भी आप सहानुभूति रखें, उसको डांटने के बजाय उसकी कमजोरी को प्रदान करें, ठीक है। टॉक ओपनली, कोई चीज समझाना है, अगर क्लास में कुछ बिहेवियर माल फंक्शनिंग हो रही है तो बच्चों को ओपनली समझाइए, उनकी एज के हिसाब से समझाइए, बिहेवियर को समझाइए कि ये आम बिहेवियर है, आप में हो सकता है, या फिर उम्र के हिसाब से चीजें बदलती रहें, तो आप ऐसे बिहेव ना करें। हो सकता है हार्मोनल चेंजेस के कारण बच्चे जो है बहुत जल्दी खींच जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं, तो इस तरह से बिहेवियर शुरू हो जाती है। आप देखते होंगे 5 क्लास तक बच्चे थोड़े से डिसिप्लिन होते हैं, 5 के ऊपर जैसे उनमें एडोलेसेंस आ जाती है 10 साल के बाद, वो एक अलग ही बिहेवियर में आ जाते हैं, आपके साथ उटपटांग बातें करने लगेंगे, आपको तेज आवाज में बात करने लगेंगे, है ना। तो ये हमें समझना पड़ेगा क्योंकि वो केमिकल बिहेवियर है बॉडी के अंदर, समझ में आ रहा है। अगला जो है हम क्या देखेंगे, क्रिएट पॉजिटिव एनवायरनमेंट इन द क्लास, हर चीज को गलत एंगल से ना लेकर के सही एंगल में भी लेकर के समझाया जा सकता है। अब ये नहीं कि पूरे क्लास में उसकी बेइज्जती कर दें, इंसल्ट कर दें, तो उससे भी क्या होगा, उसके अंदर उस चीज को सही देने की जगह पे हमेशा निगेटिव ही लेगा, और जब एक बार वो निगेटिव लेने लगेगा तो कितना भी आप प्रयास करके उसको पॉजिटिवनेस में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है। गिव राइट गाइडेंस, क्या करना है क्या नहीं करना है कैसे करना है, इस चीज के लिए आप उसको मोटिवेट करेंगे, बताएंगे, थोड़ी सी रिसर्च करेंगे क्या हो सकता है, गूगल सबके पास है, सारी चीज है,
इंसाइक्लोपीडिया भी होती है, चीजों को थोड़ा सा पढ़ें और उसके बिहेवियर के ऊपर कार्य करें, ठीक है। क्योंकि वो अगर आपके घर का भी बच्चा होगा तो आप वही करें, हाउ टू ट्रीट, उसको उसी हाल पे तो छोड़ेंगे नहीं। तो आप ये समझिए कि वो बच्चा भी आपका सिस्टम में है तो वो आपके लिए ही, तो उसके लिए भी हम थोड़ा सा वर्क करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे और उनकी बेहतर पे जब भी वो थोड़ा सा अच्छा करते हैं उनको इंकरेज करें, अप्रिशिएट करें, सारी चीज सेटल होना शुरू हो जाएगा और बेहतर से बेहतर लर्निंग भी शुरू हो जाएगी और बिहेवियर भी बदल जाएगा बच्चों का आपके प्रति, ठीक है। अगला जो है डिसिप्लिन का तरीका क्लास, ठीक है। स्मार्ट डिसिप्लिन कैसे हो सकता है क्लास में? तो सबसे पहले जो भी बच्चा डिसिप्लिन है, अच्छा वियरिंग करके आ रहा है ना, पूरे प्रॉपर यूनिफॉर्म में है, सारे असेंबली में उसको बुला करके अप्रिशिएट करें, क्लैप फॉर देम, ठीक है। जैसे उसको अप्रिसिएशन मिलेगा बाकी बच्चे भी इस अप्रिसिएशन के लिए रेडी होके आए कि कल मेरे लिए भी ऐसे ही नीट एंड क्लीन मैं भी बन के जाऊं, प्रॉपर यूनिफॉर्म में जाऊं, प्रॉपर हेयर कट हो, डिसिप्लिन रहूं, अच्छी बिहेवियर के साथ हूं। इसलिए बेस्ट स्टूडेंट्स ऑफ द सेशन का अवार्ड हमें आरएमटी दिया है, बेस्ट टीचर का भी अवार्ड टीचर्स डे पे देता है। तो ये सब अवार्ड हम लोग क्यों देते हैं? क्योंकि वो बेस्ट कार्य कर रहे हैं, उनको देख के बाकी उनको फॉलो करें। तो इंकरेजमेंट होनी चाहिए, चीजों को बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करनी चाहिए ताकि वो डीमोटिवेट ना होकर के मोटिवेटेड होकर काम करें, ठीक है। अगला जो है मेंटेन रिस्पेक्ट। जब आप बच्चों से रिस्पेक्टफुली बात करेंगे तो वो आपसे भी रिस्पेक्टफुली बात करेगा, क्योंकि आप इस चीज को देखिए, आप अगर किसी से बदतमीजी नहीं करते, आपसे वो बदतमीजी करने का प्रयास नहीं करेगा। अगर आप रोड पे भी कहीं की झगड़ा हो जाए, आप आप करके बात करें तो अगला भी तुम करके बात तो नहीं करेगा, वो भी आप करके ही बात करने का प्रयास करेगा। अगर वो उस तरह के नेचर का नहीं है, तब थोड़ा सा अगर मेंटली हेल्दी है तो आपसे वो आप करके ही बात करेगा। तो अगर आप ही क्लास में बच्चे को रिस्पेक्ट नहीं देंगे, आप उसको बेइज्जत करेंगे, तो वो भी आपको ज्यादा तक झेलेगा नहीं, क्योंकि आजकल के बच्चे बहुत शॉर्ट टेम्प्ड होते हैं, वो झेलना नहीं चाहते। इसी कारण क्या होता है, बहुत ज्यादा समस्या होती है। समझ में आ रहा है क्या? तो इसलिए हम लोग जो है बिहेवियर के ऊपर भी कार्य करेंगे और बच्चे के रेस्पेक्ट के ऊपर भी बात करेंगे, क्योंकि सेल्फ रेस्पेक्ट सबके अंदर होता है, ठीक है। इस चीज के ऊपर कार्य करेंगे। सेट क्लियर रूल्स, क्लास रूल भी क्लियर होनी चाहिए, स्कूल रूल्स भी क्लियर होने चाहिए, असेंबली रूल्स भी क्लियर होने चाहिए। और वो रूल सबसे पहले किसको फॉलो करना है? एक टीचर को। जब टीचर रूल्स के साथ होगा तभी वो इम्प्लीमेंट करा पाएगा। जब टीचर ही रूल्स को फॉलो नहीं करेगा, बच्चा तो दिखता है, बच्चों को सब दिखता है, क्योंकि स्कूल एक मार्केट होती है, स्कूल की हर बात मार्केट में जाता है। अरे वो सर वो तो ऐसे बात करते हैं, ऐसे बच्चों को पीछे थपथपा देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, सर पे मार देते हैं, टपरी मारते हैं। तो जाहिर सी बात है आपके बिहेवियर का बात बाहर तक जाए, फिर आपको बहुत बेहतर टीचर के रूप में नहीं देखा जाए। अगर अगला आपको रिस्पेक्ट दे रहा है तो आपको भी रिस्पेक्ट देना ही पड़ेगा और स्पष्ट क्लियर रूल्स के साथ मेंटेन करके रखना पड़ेगा। रूल्स सबके लिए बराबर, जहां से भी लगे कि नहीं ये रूल्स वायड हो रहे हैं, इमीडिएट इफेक्ट में वहां पे उसको स्कॉल्ड होना है या उसके लिए उसको पनिशमेंट होनी चाहिए। जब ये शुरू हो जाएगा बिल्कुल किसी की हिम्मत नहीं होगी, क्योंकि ये मैनेजमेंट की समस्या होती है डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए। और साथ में कॉपरेट कौन करता है? टीचर ही कॉपरेट, क्लासरूम में टीचर ही प्रेजेंट होता है। अगला है यूज पॉजिटिव लैंग्वेज। बेतुका बात, बेतुका शब्द, है ना, क्षेत्रीय भाषा का इस्तेमाल कम करें। कभी कभी होता है कि हमें क्षेत्रीय भाषा का भी सहारा लेना पड़ता है क्लासेस में, लेकिन क्षेत्रीय भाषा में भी सही भाषा का, सही शब्द का इस्तेमाल करें। किस जगह अल्टर शब्द ना बोले, बेतुका शब्द ना बोले, अब शब्द ना कहें। अगर ऐसे अगर आप क्लास में कहेंगे तो आप एक्सपेक्ट यही कर सकते हैं, बच्चा भी आपके साथ वैसा बिहेव करेगा। इसलिए भाषा पे संयम, आपस में बिहेवियर जब करें, बात करें तो उसमें संयम के साथ करें, क्योंकि हम बच्चों के साथ 4-5 घंटे के लिए कनेक्ट होते हैं। 4-5 घंटा अगर पेशेंस बना के आप पढ़ा देते हैं तो पूरा दिन अच्छा जाएगा। ये 4-5 घंटे में अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो पूरा दिन खराब जाएगा, क्योंकि अगर आप किसी से उलझ जाते हो, कहीं मिसबिहेविंग के साथ आपके साथ भी मिसबिहेव होता है, तो पूरे दिन स्ट्रेस में रहोगे। होता है ना, अगर एक दिन भी स्कूल में कुछ घटना घट जाती है तो पूरा दिन वैसे ही निकल जाता है, रात को भी नींद नहीं आती है, फिर अगले दिन फिर से काम करना है। तो आपको अगर स्ट्रेस रिलीफ के साथ काम करना है तो आप अपने शब्दों के साथ अपने ऊपर भी कार्य करें। अब बच्चों के साथ भी अच्छा बिहेव करने का प्रयास करें। जब तक अच्छा बिहेव नहीं करेंगे, जाहिर सी बात है उलझन होगी, उलझन होगा, परेशान आप भी होंगे, परेशान अगला भी, ठीक है।
नेक्स्ट जो है वो क्या नहीं करना है, तो किसी को भी पब्लिकली इंसल्ट नहीं करना है। कभी कभी हम टेम्पर में आगे कर देते हैं, कभी कभी हम बातों को नहीं समझते हैं और जल्दी से कर देते हैं। साइकोलॉजी भी होती है, कभी कभी बहुत सारे प्रेशर्स में भी होते हैं, इसी कारण भी होता है। लेकिन ज्यादा वक्त ये ख्याल रखना है कि ऐसा ना हो, क्योंकि हम लोगों से भी हो जाता है। हम लोग भी कभी कभी सार्वजनिक रूप में कुछ बोल देते हैं, लेकिन प्रयास यही हो कि ये बिल्कुल ना हो। इसके लिए हम पहले से सोचे रहेंगे कि नहीं करना है तो नहीं, नहीं मीन्स नहीं, है ना। होती हैं गलतियां, होती हैं, ऐसा नहीं कह सकते गलतियां नहीं होती, लेकिन होती हैं, लेकिन उसको इमीडिएट करेक्शन भी किया जा सकता है। ठीक है, अगला है डोंट कंपेयर स्टूडेंट्स। अगर बहुत ब्रिलियंट विद्यार्थी और बहुत वीक विद्यार्थी तो दोनों कंपेयर नहीं कर सकते आप, पांचों उंगली बराबर नहीं होती। वो अपने हिसाब से ग्रो हो रहा है, किसी में हार्मोनल सिक्रेशन फास्टर होता है, किसी की इंटेलिजेंस फास्टर होता है, किसी में स्लो इंटेलिजेंस होता है। ऐसा नहीं कह सकते बैक बेंचर्स आर नॉट द टॉपर्स और बैक बेंचर्स आर नॉट द अचीवर्स। अब मैक्सिमम टाइम देखे होंगे बैक बेंचर्स आर द मोर अचीवर्स देन द फ्रंट बेंचर्स। ठीक है ना, हम लोग अपने बैचमेट्स को देखते हैं, जो बैक बेंचर्स होते थे वो आज बहुत बेटर सेटल लाइफ में, और जो आगे वाले होते हैं जो कहीं ना कहीं वो संघर्ष कर रहे हैं। तो हम ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते, सबका एक समय के हिसाब से होता है। बस हम उनको मोटिवेट कर सकते हैं, तुम और बेहतर करो और आगे की तरफ आओ, करोगे, प्रयास करोगे तो हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से हमें उनको कंपेयर करना है, रिएक्ट नहीं करना है एंगर के साथ। हाँ, जहाँ पे जरूरी है, जहाँ पे इनडिसिप्लिन रिएक्ट हुआ है तो वहां पर रिएक्ट करना ही पड़ेगा, लेकिन बेफिजूल का बच्चों के साथ आप एंगर ना दिखाएं, हर बात में उसको जाकर टीज ना करें, हर बात में जाकर कुछ बोले नहीं। कभी कभी बच्चों का गाल खींचना, मसल्स टीच करना, ऐसे हो जाता है, टीचर प्रेशर में मार नहीं सकता है तो खींच देता है ना, कभी गाल में भी थप्पड़ लगा देता है। ये सब नहीं करना है, अपने एंगर के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। एंगर के ऊपर कंट्रोल नहीं होगा तो क्या होगा, अभी सॉफ्ट बच्चे बहुत ही पैम्पर्ड, वो इस चीज को ज्यादा झेल नहीं सकते। कभी कभी बच्चे क्या होते हैं, एक थप्पड़ से भी ट्रॉमा में आ जाते हैं। ये आप देख सकते हो, रिसर्च पेपर अगर आप पढ़ सकते हो, एक सिंगल थप्पड़ से भी ट्रॉमा में आते हैं। कभी कभी क्या होता है, उनके नर्व्स और न्यूरॉन्स जो है, जो यहाँ से पास कर जो ब्रेन को सीधे कनेक्ट हो रहा है, कभी कभी उसमें भी क्या हो जाता है, एक थप्पड़ से ही वो बेहोश हो जाता है। सारे बच्चे इक्वल नहीं होते, आपको पता नहीं उसकी मेडिकली वो कैसा है, तो आपके लाइफ के ऊपर आ सकता है, आपके टीचिंग लाइफ के ऊपर आ सकता है। लेकिन हम लोग मैम वही उसी को कहा जाता है ना कि आज की जो टीचिंग है, आज के जो बच्चे हैं, पहले जैसे खाना भी तो नहीं है, पहले जैसे सेल फॉर्मेशन भी तो नहीं है। आप देखिएगा शरीर का बनावट भी पहले जैसा नहीं। पहले के लोग 100 साल तक जीते थे, आजकल 40 के बाद लाखों बीमारियां। आज आप कैसे कह रहे हैं कि मुझे जाना है छुट्टियों में दिखाने के लिए, आपकी जो ओल्ड एज फैक्टर होंगे, जो आपकी फैमिली में आपकी माता या आपकी सासू माँ, वो आपकी उम्र में एक्टिव होंगे जरूर। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल एक्टिव होंगे। क्यों? क्योंकि पहले का खान पान अलग था, पहले की रसायन केमिकल्स अलग थे। पहले ज्यादा लोग खेती जो करते थे ट्रेडिशनल करते थे, आज ज्यादा ग्रोथ करने के लिए, ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए उसमें भी मिलावट हो गया। जाहिर सी बात है, आप मिलावटी खाना खाओगे तो मिलावटी शरीर हो जाएगा, मिलावटी शरीर हो जाएगा तो मिलावटी केमिकल्स वाला दवा ही खाना पड़ेगा अपने आप को चलाने के लिए, ये नहीं चल पाएगा। आजकल 30-35 साल हमारे एज ग्रुप में तो कितने लोगों का कार्डियक अरेस्ट हो गया ये कोविड के बाद से, क्योंकि वो जो वैक्सीन लिए वो उनके शरीर के साथ एडजस्ट नहीं हो पाया, कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन ज्यादा किया, हार्ट में जो उनके वेसल्स हैं या हार्ट के जो वाल्व्स हैं वो ज्यादा फैटी होकर के रैप्चर करते। अब देखो आए दिन कोई जिम करते करते गिर जाता है, तो कोई साइकिल पे चलते चलते गिर जाता है, साइकिलिंग कर रहा है मतलब हेल्थ बनाने के लिए, वहां कार्डियक किया, कार्डियक थोड़ा सा किया, गिर गया। थोड़ा सा एक्टिव वर्क काम करता है, दौड़ता भागता है, उसमें थक जाता है। पहले ऐसा है कि पूरे दिन धूप में रहकर खेतों में काम करना नहीं हो पाएगा, शरीर ही वैसा नहीं है, क्योंकि आप वैसा राशन ही नहीं ले रहे हो। ठीक है, तो हमें भी वैसे ही बच्चों को भी समझना है, और आपसे 10 साल बाद के जो बच्चा है वो आपसे भी सॉफ्ट है, क्योंकि वो उससे भी ज्यादा वो दवा खाए। जब उनकी मम्मी प्रेग्नेंट है तो इतने सारे केमिकल्स को पहले ही इंटेक कर लें कि उनका शरीर जो है बनावटी वैसे ही हो। बच्चा सुंदर हो उसके लिए केमिकल खाओ, बच्चा एक्टिव हो, बच्चा हेल्दी हो इसके लिए ये खाओ, वो खाओ, ये दवा खाओ। इतना दवा खा लेते हैं कि पहले से ही उनका सेल जो है उस चीज को एडॉप्ट कर लिया होता है, तो बिना दवा का तो उनका जीवन ऐसे भी नहीं चलने वाला है। ठीक है, और इसलिए बच्चे कोई समय पर बोलता नहीं है तो किसी कोई माल फंक्शन नहीं है, किसी कोई माल फंक्शन नहीं है, किसी का प्रॉपर सेल ग्रोथ नहीं होगा, किसी का प्रॉपर ऑर्गन ग्रोथ नहीं होगा, इतनी सारी समस्या है। तो हमें भी अब जनरेशन को टीच करना है, जनरेशन को पढ़ाना है ना, एक कंट्रीब्यूशन देना सोसाइटी को, तो हमें ये सोच के ही देना है
हम जैसे चाहेंगे अपने हिसाब से वैसे नहीं कर सकते, हमें उनके हिसाब से अपने आप को कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगला है किसी बच्चे को धमकी ना दे। ये हो जाता है, तू मुझे जानता नहीं, बच्चा भी कहता है आप भी मेरे पापा को नहीं जानते, हाँ देख लेंगे बाहर, फिर टीचर बोलता है चल देख लेना, कहाँ बुलाता है मैं आता हूँ। ऐसी गॉसिप होनी ही नहीं चाहिए। जहां देखे कि ऐसा हो रहा है जस्ट सेंड हिम टू मैनेजमेंट, उनको मैनेजमेंट के पास भेजिए, डायरेक्टर के पास भेजिए, बिल्कुल उनसे कोई गॉसिप करने की जरूरत ही नहीं, इमीडिएट क्लास से टर्मिनेट कीजिए। आप उसे बहस करेंगे, आप भी गुस्से में कुछ बोलेंगे, वो भी गुस्से में कुछ बोलेगा, फिर परिणाम स्कूल के बाहर होगा, मार्केट में होगा, बदनामी भी होगी, रिजल्टेंट कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो वो चीजें हो जाती हैं। इसके थ्रेटेंस को ध्यान रखना है कि दो तरफा थ्रेटेंट ना हो और बिहेवियर एजुकेशन तक ही रहे। एजुकेशन से पर्सनल नहीं होना चाहिए। जब तक ये एजुकेशन है तब तक ठीक है, पर्सनल होगा सब कुछ बदल जाएगा। और वो आप जानते नहीं, पर्सनल चीजों का सिस्टम में बंद हो जाती है और कोई पर्सनल पे आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, डिसिप्लिन कम्स फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्ट, नॉट फ्रॉम फियर। डर से अनुशासन नहीं आता है, रिस्पेक्ट से अनुशासन आता है। किसी को अगर डरा कर चाहोगे कि अनुशासन में कन्वर्ट कर दें, नहीं, उसको उस चीज को समझाना पड़ेगा कि आप डिसिप्लिन में रहोगे तो उसके फायदे क्या है। ठीक है, अगला जो है बेहतर रिलेशनशिप मेंटेन करना है, बेटर लर्निंग एनवायरनमेंट देना है, बेटर परफॉर्मेंस, बेटर फ्यूचर। आपकी भी फ्यूचर बेटर होगी और स्टूडेंट की भी फ्यूचर बेटर होगी और ऑर्गेनाइजेशन की भी फ्यूचर बेटर होगी, नहीं तो सब ध्वस्त हो जाएगा। ठीक है, कमजोर छात्रों को कैसे पहचान,